तो कुछ टाइम के बाद फाइनली हम लोग को दोबारा आईपीएल में थ्रिलर्स देखने को मिल चुके हैं। या राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने ना जीतने की कसम तो खाई रखी है, बाहर भी हो गए, पर एटलीस्ट अच्छे मैचेस जरूर दिए इन्होंने हमें। या तो केकेआर वर्सेस आरआर का जो मैच हुआ है और आरसीबी सीएसके का जो मैच हुआ है, इनको डिटेल में डिस्कस करना हम लोग आई को। थिंक अच्छी चीज़ ये थी कि इन मैचेस में हमेशा डामाडोल चल रहा था, कभी हाँ। एक टीम के पक्ष में था, कभी दूसरी टीम के पक्ष में था। आई जस्ट फील जो लास्ट मैच हुआ अभी एलएसजी वाला, वो थोड़ा सैड हो गया भाई। पंजाब एंड एलएसजी आते का, आते थोड़ा सैड मैच हो गया था वो। बट चलो उसमें कुछ फाइट देखने को तो मिली, एकदम ही वन साइडेड नहीं हुआ, बट हाँ ऑन द शीट रिजल्ट काफी वन साइड दिखेगा आप लोगों को, उसकी बातें करेंगे डिटेल में। और साथ ही साथ जो 2 और मैचेस आने वाले हैं, एसआरएच और डीसी का जो आज मैच है, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। ये सिर्फ डीसी के लिए नहीं, सारी टॉप 5-6 की जो टीम्स हैं उनके लिए। और परहैप्स दी बिगेस्ट मैच मुंबई वर्सेस गुजरात। आई थिंक वही है, इस मैच की उतनी हाइप शायद ना हो क्योंकि गुजरात का फैन बेस उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर हम लोग इस आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा हाइप मैच ये वाला होना चाहिए। टॉप 2 की रेस को डिफाइनिंग या एक वो मैच देने वाला फिक्सचर है ये। सो आज इन 5 चीज़ों की डिटेल में बातें करेंगे। और बिफोर वी बिगिन द पॉडकास्ट, लाइक ऑलवेज, इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आजकल हर दूसरे दिन मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं, मेंबर्स की लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं, जो भी हम लोग पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जिसमें हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट पे पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस एपिसोड को। सो अगर हम बातें करें आरसीबी वर्सेस चेन्नई वाले मैच की, या अब देखो यहाँ पर पिच में मुझे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा नहीं। जो हम लोग यूजुअली एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं चिन्नई स्वामी से कि हाँ थोड़ा बहुत ग्रिप हमें देखने को मिल रहा है पिछले 1.5 सालों में, लेकिन ऑल इन ऑल एक अच्छी बैटिंग विकेट दिख ही जाती है। हाँ, मतलब आई थिंक वो होता है ना कि आपके स्टेडियम भी इतना छोटा है, तो अगर आपकी पिच थोड़ी टैकी होगी भी, टैकी जो मैं एकदम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एग्जैक्टली एमएस धोनी ने यूज़ करा था टॉस के टाइम पे, बट स्टिल आपकी जो ग्राउंड है, जो डायमेंशंस है, वो इतने कम होते हैं कि आपके रन पड़ ही जाते हैं अल्टीमेटली। मतलब वो हाफ शॉट्स भी, हाफ चांसेस भी कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं yeah. पॉजिटिव रन्स में। तो हमने वही देखने को मिला। ऑल्दो जितना आई वुड से हाइप बन रहा था, जिस तरीके से धोनी डिस्क्राइब कर रहे थे, उतनी खराब पिच तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, काफी अच्छी बैटिंग विकेट निकल के आई अल्टीमेटली। चेन्नई की लाइनअप एकदम सेम थी, बट हेजलवुड आज बाहर हो गए थे। उसका क्या चक्कर है? शोल्डर निकल था उनको, उसके चलते एनगीडी आए, एंड आई थिंक वो ठीक भी था। आई थिंक प्रॉब्लम बस ये थी कि फिल सॉल्ट जो अभी तक हमें वापस आते हुए नहीं दिखे हैं, उनको लास्ट मैच में बुखार हुआ था, एंड उसके चलते जेकब बेथेल आए थे। ऑब्वियसली हमें कमी महसूस हुई नहीं ज़्यादा क्योंकि हम लोग दोनों मैचेस जीत चुके हैं, जेकब बेथेल ने इस मैच में परफॉर्म भी कर दिया है, बट भाई ऐसा क्या बुखार हो गया कि आपको 2 मैच मिस करने पड़ गए। प्लस अभी इतना निकालना आसान भी नहीं होगा बेथेल को, या तो वो भी देखने वाली बात है। बट सीधा फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं। सीएसके ने चेस करने का डिसीजन लिया था, 71 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। या दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। जेकब बेथेल ने तो चलो लीड कराई, बट एक्चुअली मैं विल बी सरप्राइज टू नो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट उनसे बेटर चल रही थी उस टाइम पर। आई थिंक इन दोनों में से पहला खिलाड़ी वो था जिसने चार्ज देना स्टार्ट करा था, इट वॉज जेकब बेथेल। बट विराट कोहली भी मतलब जिस टच में वो लग रहे थे, आई थिंक स्टार्टिंग की 2-3 बॉलें होती हैं, उसमें पता चल जाता है कि विराट कोहली की ऐसी इनिंग्स होने वाली है। या पता, नॉट जस्ट दैट, अगर आप दोनों के शॉट्स देखो, बैक ऑफ लेंथ पे खलील अहमद को जितनी उन्होंने पिटाई करी है, एक्चुअली में खलील अहमद ने काफी डिसिप्लिन्ड लेंथ पकड़ के बॉलिंग करी है, बहुत ज्यादा हेवायर हुए नहीं थे उससे। या बट बैक ऑफ लेंथ पे उन्होंने जिस तरीके से टाइम लेकर पीछे मारे शॉट्स, इट वाज अ क्लियर एविडेंस कि पिच काफी अच्छी आ रही है, ऑफ द विकेट बॉल काफी अच्छी बैट पे आ रही है, काफी ट्रू विकेट लग रहा है। प्लस खलील के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा गंदा भी इसलिए लगा क्योंकि लास्ट मैच में आरसीबी और सीएसके के वो कंट्रोवर्सी हुई थी, जब विराट कोहली ने कहा था तू आ बेटे, तू आ चिन्ना स्वामी पे आ, तब देखूंगा। और हमने देख लिया वहीं पे कितनी पिटाई क्या हुई हुआ था, उनकी। भूल गया हूँ पिछली बार क्या हुआ था। अरे उनने सेलिब्रेट ज्यादा करा था ना जब विराट कोहली आउट हुए थे, अच्छा, उसके बाद विराट कोहली ने कहा था तू आ बेटे वहां पे, फिर दिखा दिया यहाँ पे। खैर, अंशुल कंबोज वाज अ स्टैंडआउट गाय फॉर मी। Yeah. यहाँ पर 3 ओवर डालने बहुत ही इकोनॉमिकल ओवर्स थे, एंड एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन धोनी के द्वारा डेथ ओवर्स में आएगा भी, उसकी बातें करेंगे, जब रोमारो शेफर्ड स्ट्राइक पे थे एंड खलील अहमद को चौथा ओवर दिया गया था। आई थिंक ये पूरा पावर प्ले शायद सीएसके के फेवर में थोड़ा बहुत तब भी जा सकता था क्योंकि अंशुल कंबोज के ओवर में ही, आई थिंक इट वाज द 4th ओवर, जहाँ पे जेकब बेथेल का कैच छूटा था, एंड वो जडेजा एक तरफ से दौड़ते आ रहे थे एंड पथिराना एक तरफ से दौड़ते आ रहे थे, वो क्लैश हो गए थे आपस में, जिसके चलते कैच छूट गया था। तो अगर बेथेल का कैच उसी टाइम पे पकड़ लिया जाता तो शायद थोड़ा तो कम हम हर total हो मैच जाता। में देख रहे हैं ना, प्रभ सिमरन का कैच छोड़ दिया उसने पूरन ने या। इस वाले मैच में, तो ये हर जगह देखने को मिल रहा है हम लोग को। खैर, यहाँ से ना एकदम से टाइड पलटती है। 6 से 10 ओवर के बीच में इन 24 बॉलों में सिर्फ 26 रन और ऐड हो पाते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक विकेट भी गिर जाता है।
अच्छा, यहाँ पर अब मैं कहूँगा जडेजा ने ही टुक द चार्ज है। अश्विन की एब्सेंस में एक भी बॉल उन्होंने स्लॉट में नहीं डाली एंड थोड़ा मुश्किल करा वहाँ पे रन रेट को मेंटेन करना। एज सून एज बेथल फॉल्स ऑफ वहाँ पे पर्टिकल को भेजा गया था। हाँ ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है कि क्या उनको करना चाहिए था हमें बैटिंग उस टाइम पे। भाई वेरी ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस पे हम्म तो मेरे लिए इट वाज नॉट दैट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि मतलब यार आई फील जो आदमी आपके लिए परफॉर्म करता आ रहा है इतना टाइम से, ट्रस्ट एंड दिखाओगे अगर आप। ट्रस्ट दिखाओगे आप इस टाइम पे, पर्टिकल ने 100 से भी ज्यादा रन मारे हुए हैं। मतलब आप रेपुटेशन पे नहीं जाओगे, आप उनके करंट परफॉर्मेंस के ऊपर जाओगे। करंट परफॉर्मेंस पे जाओगे। अगर आप उनकी इस बार आईपीएल की जो ऑरेंज कैप की लिस्ट है उसमें आप उनकी स्ट्राइक रेट देख लो तो कोहली से बेटर है। कोहली की 143 144 समथिंग है एंड पर्टिकल की 150 पे है। तो मतलब मैं ये कहता कि अगर आपके 13 14 15 ओवर हो चुके होते उसके बाद अगर आपको लाना होता तो आप पर्टिकल नहीं लेके आते, तो आप नीचे वाले प्लेयर्स को लेके आते। टिम डेविड जैसे खिलाड़ी आ सकते थे तब, बट मतलब आई थिंक इट वाज नॉट दैट लेट कि आप पर्टिकल से कह दो कि यार अब आप नहीं आ सकते। तो आई थिंक थोड़ा बहुत हम अंडरमाइन कर रहे हैं पर्टिकल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को। इस मैच में ऑब्वियसली पुल ऑफ होके नहीं आ पाया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपकी रेपुटेशन ऐसी बन गई हो, जैसे हम लोग उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे तो मैंने कहा था कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये, तो मैं या कि कहीं रन ना आए। या तो वो क्या है ना, रेपुटेशन की बात होती है थोड़ी सी, और वो बाय चांस रन नहीं है तो वो थॉट दोबारा फॉर्म हो जाता है लोगों के दिमागों में। तो फिर वो एक टेंडेंसी होती है कहने की कि यार क्यों भेजा गया। बट हाँ, ये भी एक फेयर पॉइंट है कि यार जब बंदा परफॉर्म कर रहा है, कोहली से बेटर स्ट्राइकर तुम बता रहे हो, तो फिर हु आर वी टू क्वेश्चन। प्लस मतलब आप ये देखो ना कि यूजुअली आरसीबी जो जीतती आ रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि एक तो इन्होंने टीम चेंज नहीं करी है, प्लस इनने काफी हद तक वो कॉम्बिनेशन जो ऑर्डर है वो भी चेंज नहीं करा, उस पर स्टिक करके आया है। हाँ, तो विनिंग जो कॉम्बिनेशन चीज को आप क्यों डिस्टॉर्ट करोगे? आपके लिए जो चीज काम करती आ रही है आप उसको क्यों चेंज करोगे? बिल्कुल सही बात है। एंड 10 से 15 ओवर के बीच में यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें तो जडेजा, इनफैक्ट 11th ओवर में इटसेल्फ जैसी जडेजा आया था, विराट कोहली ने दोबारा से पिटाई करनी शुरू करी थी। स्वीप का एक छक्का मारा था एंड इट वाज वेरी क्लियर कि शायद हाफ वे थ्रू कम्युनिकेशन हुआ होगा कि थोड़ा सा हम लोग फॉल ऑफ कर गए। 10 ओवर के बाद इनके 97 रन थे। मतलब पावर प्ले में आपकी ऑलमोस्ट 12 रन की रन रेट हो रही है, आप उसके बाद 10 से भी नीचे गिर गए हो। तो आई थिंक विराट कोहली ने वो चीज़ रियलाइज करी, वहाँ पे चार्ज लिया, बिकॉज पर्टिकल इवेंचुअली फॉल्स ऑफ। एंड पथिराना की तारीफ होगी यार, उनको जब भी लाया गया, यहाँ पे धोनी का क्रेडिट बनता है भाई। उन्होंने जब भी बॉलिंग करी है आगे कहीं ना कहीं विकेट लिया है। 10वें ओवर से पहले जब वो बॉलिंग करने आए थे तब उन्होंने बेथल को आउट करा था। आखिरी 5 ओवर में भी उनकी बातें करेंगे। इस फेज में विराट कोहली डोमिनेट्स। आई थिंक इट वाज वन ऑफ हिज बेटर 50s दिस सीजन। काफ़ी फ्लूइड, एफिशिएंट और एफर्टलेस आई वुड से इनिंग लगी मुझे देखने में। मतलब कुछ जो स्पेसिफिक शॉट्स होते हैं विराट कोहली की इनिंग्स के, जैसे आपने देखा था कि वो एक पुल का छक्का मारा था उनने, वो कितना सुंदर लगा था देखने में। एक फ्लिक का छक्का मारा था, वो तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लगा था देखने में। प्लस ना एक और वर्ड में कहूँगा, ग्लाइडिंग थ्रू द इनिंग्स, वो फीलिंग आ रही थी कि मतलब उनको अपने आउट ऑफ द स्किन जाके कहीं ना कहीं वो पावर हिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इट इज कमिंग वेरी नेचुरली टू हिम। अगर आप उनका नोटिस करोगे तो थ्रू आउट उनकी स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छी रही है। हाँ, अल्टीमेटली विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 187 की रही है भाई, बहुत अच्छी काफी अच्छी स्ट्राइक रेट पे। एक्चुअली में जो है ये टीम के एवरेज से बहुत ऊपर है। वो तो आखिरी 2 ओवर में टीम का एवरेज बढ़ गया। ऑल्दो मतलब द वे ही गॉट आउट, हाँ, क्लियरली डिजर्व्ड 100 इस मैच में भी। मतलब इट हैज बीन अ टाइम जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट हर मैच में आके कह रहे हैं कि विराट कोहली डिजर्व्स 100 एंड अल्टीमेटली जिस तरीके से वो आउट होते हैं हाथों में कैच दे के भाई, वो भी खलील अहमद के। तो वो भी क्या है ना, अभी अगर तुम नोटिस करोगे तो काफी लोग इस तरीके से आउट हुए हैं। बेसिकली क्या होता है, पेसर है, यूजुअली लेफ्ट आर्म पेसर्स टू राइट हैंडर्स, अब अक्रॉस द बॉडी डालते हो ओवर द विकेट आकर, स्लोअर बाउंसर डालते हो, फिंगर्स रोल कर देते हो, और थर्ड मैन ऑफ पॉइंट सर्कल के अंदर होते हैं। अब बॉल को अगर आपने रोल कर दिया है, स्लोअर कटर डाल रहे हो अगर आप, तो बॉल में इतनी पेस है नहीं कि आप अपर कट से सीधा टपा दोगे पीछे। तो ऐसे में अगर जरा सा भी मिस हिट होता है और बॉल विकेट के ऊपर जाने की जगह थोड़ी सी भी एंगल पलटती है 45 डिग्री के रेंज में, तो वो हाथों में ही जाती है। अच्छा, विराट कोहली ने सेम बॉल्स पे, सेम सॉर्ट ऑफ कटर्स पे विद द सेम फील्ड सेटअप टपा भी रखा है पिछले कुछ मैचेस में। तो वो कॉन्फिडेंस कैरी ओवर हो रहा होगा। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे पुल ऑफ नहीं हुआ। अब बहुत ही एकदम ऐसा लगा कि हल्का सा कैच पकड़ा दिया, एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल लग रहा होगा आपको देखने में। बट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 5 ओवर्स। यहाँ पे अब देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि पथिराना के काफी ओवर्स बचे हुए थे, 2-3 ओवर उनके ही बचे थे। एंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला था वो ये था कि क्या आप अंशुल कंबोज को बॉलिंग कराओगे या फिर आप चूज करोगे खलील अहमद को। अब नूर ने पैसिवली बड़ा अच्छा यहाँ पे अपना काम खत्म करके दे दिया। पट्टीदार को तो स्पेसिफिकली जब वो बॉलिंग करने आ रहा था, वाज ऑब्जर्विंग हाउ अक्रॉस द बॉडी गुगलीज आप फेंक रहे हो ताकि विद द टर्न वो एक बार भी आपको मिड विकेट के ऊपर से नहीं मार पाए। अब वहाँ पे अल्टीमेटली पथिराना जब बॉलिंग करने के लिए आते भी हैं,
पाटीदार को आउट करके दिखाते हैं। देखो जब भी बॉलिंग करने में विकेट लिया उन्होंने, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, और जो उनका स्लिंगी एक्शन होता है, स्लिंगी एक्शन से क्या है ना, जितना आपका आर्म का एंगल सी लेवल के पास आता रहेगा, उसमें क्या होगा ना कि बॉल के अंडरनीथ आना बैटर के लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। बॉल अंडर कटर की तरह आती है, जैसे कि रियान पराग ने रहाणे को आउट कराया। तो ऐसे में एलिवेशन निकालना इतना आसान होता नहीं है, और वही हुआ। पाटीदार का इंटेंशन वही था कि मिड ऑफ सर्कल के अंदर है तो मैं बॉल को टपा के सामने छक्का चौका मार दूंगा, बट वो एलिवेशन मिल नहीं पाता उनको, हाथों में दे बैठते हैं। मतलब मैं यही कहूँगा कि पाटीदार का अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं, बट ऑफ लेट थोड़ा सा फॉर्म डगमगाया है उनका। हाँ, मतलब आज तो आप कह सकते हो कि बीच में पडिक्कल एंड पाटीदार के चलते हुए थोड़ी सी रन, पडिक्कल, पाटीदार, इवन जितेश आके कुछ बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए यहाँ पे। करेक्ट। तो ये तीनों, मतलब जहाँ पे आप देख रहे थे कि जेकब बेथेल, विराट कोहली, बाद में आके जैसे रोमारियो शेफर्ड ने करी है, टिम डेविड को ज्यादा बॉलें मिली नहीं, पर मतलब ये लोग जैसे खेल रहे थे उसके एकदम पोलर ऑपोजिट ये 3 खिलाड़ी खेल के दिखा रहे थे। तो ऐसी पिच थी नहीं जहाँ पे आप इतना धीरे हो गए थे। हाँ, और लास्ट 2 ओवर्स की हम लोग बातें करें, क्या खलील को वो सेकंड लास्ट ओवर डालना चाहिए था जहाँ से गेम पूरा पलटा है? बिकॉज वहां तक ऐसा लग रहा था कि चेन्नई ने एकदम जकड़ लिया गेम, शायद 180 के नीचे भी रोक सकते हैं। और आखिरी 2 ओवरों में 54 रन आते हैं। हम बातें करते हैं कि आखिरी 5 ओवर में कितने रन आ रहे हैं, आखिरी 2 ओवर में 54 रन आए। मतलब बेसिकली इन द फर्स्ट 3 ओवर्स ऑफ द डेथ ओवर्स वहां पे 15 रन आए थे, और लास्ट के 2 जो ओवर थे उसमें 54 रन आ गए थे। दैट इज व्हाई टोटल 69 रन दिख रहा है। उससे पहले आपने सिर्फ 15 रन दिए, 5 रन पर ओवर। और फिर रोमारियो शेफर्ड ने जो करके दिखाया, देखो यहाँ पे हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं खलील अहमद को कि ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, बट लास्ट ओवर में पथिराना है, उनकी पिटाई हुई है, 21 रन उन्होंने भी खाए। एंड द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इट वाज एन अबनॉर्मल सेंसेशनल डे बाय रोमारियो शेफर्ड। बॉटम से भी छक्के जा रहे हैं, जो काइंड ऑफ रसल ने करके दिखाया आरआर के अगेंस्ट। बॉटम से छक्के जा रहे हैं, उसके बाद तो मैं देख रहा हूँ यार खलील अहमद और पथिराना ने तो सब ट्राई कर लिया यार। अराउंड द विकेट बॉलिंग कर ली, ओवर द विकेट बॉलिंग कर ली, हर एंगल ट्राई कर लिया, स्लोअर बाउंसर आउटसाइड ऑफ ट्राई कर ली, यॉर्कर मारने का ट्राई कर लिया। आप ये कह सकते हो एक पिच परफेक्ट यॉर्कर नहीं पड़ी, बट वो इट्स वेरी टफ जब ऐसे बॉल डल रही होती है और जब बैटो सिदम में होता है, बॉलर से यूजुअली हो नहीं पाती वो चीज़ें। मतलब इट्स नॉट एवरी डे दैट वी सी कि अगर कोई भी प्लेयर आके वो 14 बॉल में 50 समथिंग मार दे, तो क्लियरली मतलब इट वाज रोमारियो शेफर्ड्स डे। एंड वही अकेले गेम जिता दिया ना। हाँ, मतलब जहाँ पे आपके 18 ओवर के बाद 159 रन थे, लग रहा था 180 भी नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली हमने 214 का टारगेट दिया था। और सेकंड इनिंग्स की हम बातें करें, 58 for 2 थे पावर प्ले में। इसमें भी यार वन सेकंड आई वुड से, मैं अगर इनको 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज प्रेजेंट करूँ सीएसके के लिए, अनफॉर्चुनेटली जब शेख रशीद बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सीएसके जीतने के लिए नहीं खेल रही है। पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आती है कि यार, क्योंकि रन भी नहीं बन रहे। आज भी उनकी अगर तुम स्ट्राइक रेट निकालो ढूंढ के एक बार, क्या रही है? शेख रशीद की स्ट्राइक रेट निकली है 127 की। क्या रहा है रन बॉल? 14 रन मारे 11 बॉल में। तो मतलब आप समझ जाओ ना वही कि आप 200 से ऊपर चेस करो और अगर आपके ये स्टैट्स हैं। आई नो एक यंगस्टर है, पहला सीजन है, विच इज आई वोंट जज मच। मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर के पास एक बहुत हाई सीलिंग का चांस होता है। आज से 5 साल बाद क्या पता ही बिकम्स अ वेरी एक्सप्लोसिव T20 बैटर। बट इस वक्त जो रियलिटी है वो प्रेजेंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ही इज नॉट एट ऑल अ फिट फॉर T20s। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाटीदार्स डिसीजन टू स्टार्ट द बॉलिंग विद कृणाल पांड्या? वो क्यों हुआ था? कृणाल पांड्या पहले ओवर क्यों डालने आया आज? आई थिंक एक मैचअप बनता है, 2 राइट हैंडर्स हैं वहाँ पर, और क्लियरली अगर आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को वहाँ पे लेके आते हो तो अगेंस्ट दी एंगल आपको मारने का एक टेम्पटेशन मिलती है। और ऑल्दो वहाँ पे विकेट नहीं मिला उनको, बट अगर तुम उनके ओवर स्कोर भी निकालोगे, आई थिंक वहाँ पे काफी डिसेंटली उन्होंने बॉलिंग करी है। 8 की इकोनॉमी से करी है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। 58 रन अगर आपके आ रहे हैं 6 ओवर में, दैट इज ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर। तो आप टीम एवरेज से कम की इकोनॉमी से बॉलिंग डाल दो। प्लस एक और फायदा क्या होता है कृणाल पांड्या का, ही इज वेरी गुड विद द फास्टर वन ऑल्सो। तो कई बार आप बैटर को सेकंड कैसे कराते हो कि बॉल कौन सी ग्रिप करने वाली है और कौन सी विद द एंगल सीधी जाएगी। ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं, ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं विद द वेरिएशन। तो वहां पे एक सेकंड एलिमेंट ऐड होता है बंदे के दिमाग में, कहीं ना कहीं वो एक डाउट फैक्टर क्रिएट करने के लिए होगा। सेकेंडली अगर हेजलवुड खेल रहे होते तो कृणाल पांड्या बॉलिंग नहीं करते। हाँ, फॉर श्योर यार, वो भी एक फैक्टर आ जाता है। ऑल्दो उनकी जगह पे लुंगी एंगीडी है, उन्होंने एक लड्डू कैच भी छोड़ा बाद में। हाँ भाई, पर बॉलिंग में उन्होंने कमबैक कराया एक्चुअली। मतलब 3 विकेट अगर आप ले रहे हैं, अगर आपने इकोनॉमी भी डिसेंटली बॉल करी है, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो एंगीडी की अच्छी परफॉर्मेंस निकली है। बस वो एक वो कैच आप कहोगे कि यार ये बॉर्डर लाइन फिक्स लग रहा था देखने में, बट उसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इट वाज एक्चुअली क्वाइट गुड। आयुष माथे ने जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार की पिटाई करी है, भाई बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया। 26 रन मारे थे चौथे ओवर में उनके।
उसी ओवर से ऐसा लगना शुरू हुआ था कि चेन्नई वापस आ रही है खेल गेम में, रही वरना है, उससे पहले 10 रन पर ओवर की रन रेट भी नहीं थी। एंड कृणाल पांडे फिर उसको शेख रशीद को आउट करते हैं। अब वहां पे अगर हम लोग बातें करें, देखो 2 विकेट गिर जाते हैं, सैम करन भी जो है वो एंगीडी पे फॉलो हो जाते हैं, टॉपेज रखती है। 10 ओवर तक इनके 106 रन बन चुके थे। अब 6 से 10 ओवर के बीच में 48 रन आते हैं, 12 रन एन ओवर। यहाँ पे मुझे लगता है वो गेम चेंजिंग पार्ट आया था, जहां से लगना शुरू हुआ था कि चेन्नई एक्चुअली में ये चेस पुल ऑफ कर सकती है, ये हवा में मजाक नहीं हो रहा है। प्लस मतलब इस स्पेसिफिक फेज की बात करूं तो आई थिंक इट वाज टोटली डाउन टू आयुष मात्रे। 100% कंप्लीट शो जडेजा ने भी स्टार्ट करा था, बट आई थिंक इट वाज मोर इन द 10 to 15th ओवर फेज में। यहाँ पे तो आयुष मात्रे का सिंगल हैंडेड कैरी जॉब था। रोमारियो शेफर्ड का एक ओवर आया था, उसमें 18 रन पड़े थे, वो भी आयुष मात्रे ने सिंगल हैंडेडली यहाँ पे कैरी करा था। सुयश वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट इनिशियली, बट नेक्स्ट फेज पे आते हैं, यहाँ पे एक चीज एक्सपोज हुई थी थोड़ी सी। 10 से 15 ओवर के बीच में 54 रन और आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आयुष मात्रे के साथ साथ जडेजा भी इक्वली गुड, और रादर यू गुड आर्ग्यू कि जडेजा ने थोड़ा ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करा था इस फेज में। और एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, सुयश जब बॉलिंग कर रहे थे, ही वॉज बॉलिंग वेरी शॉर्ट एंड अक्रॉस टू जडेजा, और जडेजा पीछे बैठ बैठ के कट के चौके मारे थे उनको कंसिस्टेंटली। फिर भी सुयश जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव बॉलिंग करना दिखाना कि मैं ऊपर फ्लाइट करूंगा, ऊपर से फ्लाइट करके गुगली निकालूंगा, चाहे स्टेप आउट करके उनको बीट कर दूं, वो दिखा नहीं। बहुत फ्लैट और छोटी बॉलें फेंक रहे थे वो, तेज तेज। मतलब वाज ही बीइंग टू डिफेंसिव? नहीं, तो अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि जडेजा का अगर आप स्टांस नोटिस करोगे उस वाले फेज में जब सुयश के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे, स्पेसिफिकली सुयश के लिए, और यहाँ पे मैं जितेश को भी एक मेरा सवाल रहेगा, एक्चुअली में ही वाज स्टैंडिंग इनसाइड द क्रीज, तो वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं छोटी बॉल के लिए। तो वहां पे अगर सुयश शर्मा थोड़ी सी छोटी बॉल की जगह शॉर्ट ऑफ लेंथ भी फेंक देंगे ना, तो कट के लिए बनी बनाई उनको बॉल मिलेगी। अब ये काम कीपर का होता है बताना कि देख ये बैटर जो है वो क्रीज के अंदर खड़ा हुआ है, 2 फीट अंदर खड़ा हुआ है, तो देखो लाइन भी थोड़ी सी, लेंथ भी थोड़ी सी खींचनी पड़ेगी ऊपर। क्या वो कम्युनिकेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या वो चीज़ पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई, क्योंकि वो चीज़ कमेंटेटर्स ने भी हाईलाइट की थी उस टाइम पे। वो सोचने वाली बात है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन किस टाइप का चल रहा था। बट जडेजा थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना चाहता है, बीइंग अ स्पिनर हिमसेल्फ, एंड वो काफ़ी अच्छा पे ऑफ भी कर रहा था वहाँ पे। एंगीडी, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, दे बोल्ड रादर वेल आई वुड से यहाँ पे कहीं ना कहीं तो। बट मुझे लगता है ना हर एक ओवर जो इनका ओवर जो डिसेंट ओवर्स भी थे, 9-10 रन फिर भी आ ही रहे थे एग्जैक्टली, क्योंकि एक बॉल पे स्लिप अप करने की देरी थी, एंड जडेजा एंड आयुष मात्रे वर मेकिंग इट काउंट। सबसे एक सिंपल एग्जांपल था, मुझे याद है एंगीडी का एक ओवर था, पूरा ओवर बड़ा अच्छा डाला था, लास्ट ओवर आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर ट्राई करी थी। अब यॉर्कर ऑफ कोर्स हर बॉल परफेक्ट जाएगी नहीं, थोड़ी सी वो बॉल पीछे खिंच जाती है एंड फुल लेंथ की बन जाती है, स्लॉट में आ जाती है बेसिकली काइंड ऑफ। उसको आयुष मात्रे जो है लेटते लेटते कवर्स के ऊपर से छक्का मारा। मतलब ऐसे टाइप की ओवर्स हमने एकदम एंड तक भी देखे थे, जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार ने 5 बॉल एकदम सही डाली हैं, और आखिरी जो बॉल थी वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल दी, और वहाँ पे धोनी ने छक्का मार दिया। भुवनेश्वर कुमार के साथ तो ये हुआ है थोड़ी कहीं ना कहीं, क्योंकि पेस में भी ड्रॉप आया विद एज, और ऐसी पार्टनर विकेट्स पे अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाल लो तो आपकी स्विंग एकदम नेगेट कर चुके हो आप। वहाँ पे बैटर को मोर और लेस टाइम मिल जाता है हाथ फ्रीज करने का बेसिकली। तो धोनी ने कहा जो तुम कह रहे हो छक्का जो मारा था उन्होंने आते ही कवर्स के ऊपर से, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पर ही था आउटसाइड ऑफ स्टंप। इनफैक्ट लास्ट 5 ओवर की बातें करते हैं भाई, देखो यहाँ पर लुंगी एंगीडी ने जो गेम चेंज करा है आकर, एंड ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन होगा डेवॉल ब्रुव्स के साथ जो हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्या कहना चाहते हो? सी वेरी ऑनेस्टली उसके बाद जो जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं उनने वापस रिप्ले दिखाया उसका, एंड वो टाइमर लगा के दिखाया। उससे पहले बाद में आयुष भी आउट हो गए थे, आई थिंक डिजर्व्ड 100, should have gotten 100 obviously, one of the क्या इस सीजन की चेन्नई की अब ये बेस्ट इनिंग्स है। सैम करन की वो 80 समथिंग से बेटर इनिंग्स थी, बट हाँ डेवॉल ब्रुव्स मतलब वही ब्रॉडकास्टर ने वो चीज़ पूरी दिखाई है। एंड अगर आप उसको देखोगे, उस टाइमर को देखोगे, तो बेसिकली उनने 22 सेकंड बाद अल्टीमेटली इशारा करा कि हमें क्योंकि तो वो रन भाग रहे थे ना। हाँ, मतलब अब आई थिंक वही बात है कि ये रूल शायद कुछ क्रिकेटर्स को भी ना पता हो कि भाई आपने जैसे ही अंपायर ने वो दे देते हैं आउट, उसके बाद बॉल डेड हो जाती है, तो जो भी वो उनने 1 रन लिया उसका वो दूसरा रन लेने भी भागे, तो उसमें जितना भी आपका टाइम वेस्ट हो वो एक्चुअली टाइमर में काउंट हो रहा था। उसमें आप चाहे तो DRS ले सकते थे पहले ही, तो वो उनने लिया नहीं। आई थिंक एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। एंड अब जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं फिक्स्ड है भाई, चीटिंग करिए, आप ये कह सकते हो जो कि इरफान पठान ने भी कहा है कि इट वाज अ हॉरिबल डिसीजन जो आउट दिया गया था, क्योंकि वो लग नहीं रहा था आउट दिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे समझ में नहीं आया। ये इस चीज को कॉल आउट इरफान पठान ने भी करा, आई टोटली एग्री विद हिम। पर कॉल आउट करने वाली बात क्या है इसमें?
कि भाई मतलब ये कैसा आउट आप दे सकते हो, इतना तो यार पता ही क्या नहीं हम अंपायर को। ऐसे एलबीडब्ल्यूज होते हुए नहीं देखते? हाँ देखे तो हमने है ही, पर इट इज मतलब जस्ट दैट आज ये कंट्रोवर्सी, डीआरएस की कंट्रोवर्सी फंस गई बात, तो हम डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डीआरएस लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, आपको सही डिसीजन देना चाहिए था। हाँ बट यार जिस पेस पे बॉल आ रही होती है, आप नेकेड आई से खड़े होकर देखना विकेट के पीछे, कितना मुश्किल होता है जज करना कहाँ जा रही बट है। मतलब आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द इजियर कॉल्स जो हमने अभी तक देखी कह है। सकते हो, बट यार ये देखो एरर्स ऐसे होते हैं ना अंपायर से, तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली इसको कॉल आउट करना कि आपने ये आउट क्यों दे दिया, वो तो थोड़ा सा पिकी एंड चूजी एंड हिपोक्रेटिकल हो गया। या वो करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डीआरएस वाली चीज़ है वो तो मैं कह रहा हूँ वो सही करा भाई एक्चुअली में। अगर 22 सेकंड हो चुके थे, देयर इज नो, अब भाई जबरदस्ती में अंपायर आके कहते नहीं ठीक है भाई कोई बात नहीं, इतना लीनियंट होने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग रोहित शर्मा वाला इंसिडेंट्स देंगे वो हमने ऑलरेडी कॉल आउट करा हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई रोहित शर्मा को भी नहीं लेने देना चाहिए था, तो इसको भी क्यों लेने दे कोई रहे हैं? चोरी कर रहा है तो एक को जेल नहीं हुई तो क्या दूसरे को भी ना डालें? तो हम क्या क्राइम को वो करें, एग्जैक्टली सपोर्ट करें? उसको कर दिया तो आप इसको भी कर दो, जाने थोड़ी दो, होता लीनियंट हो है जाओ। ये बोलो कि इसको भी जेल डालो उसको भी जेल डालो। हाँ तो मैं वही कहूंगा कि मुंबई इंडियंस वाला भी मैंने तो खुद बोली है ये चीज़ पॉडकास्ट में कि गलत करा था वो। एंड इस चीज़ को भी लेके मैं यही कहूंगा कि इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि वो रूल शायद इतना ज़्यादा फेमस है नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता था इस रूल के बारे में। नहीं आई थिंक ये बहुत वो है, देखो इसमें कई रिप्लेस ऐसी भी आ रही है कि जडेजा ने देख लिया था तो उसको बोलना चाहिए था, वो रन भागने में लगा हुआ था। या ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। मुझे लगता है इट्स जस्ट अ सैड केस ऑफ अ बैड रूल और अदर आउटडेटेड रूल जो कि डीआरएस के टाइम पे आके चेंज हो जाना चाहिए। अगर लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स का एक मैच हुआ था। सनराइजर्स का मैच था, पता नहीं किसका मैच था, राजस्थान रॉयल्स से। इसमें पॉवेल बैटिंग कर रहे थे एंड वो एलबीडब्ल्यू का डिसीजन उनको आउट दे दिया गया था लास्ट बॉल पे। और वो अल्टीमेटली निकल के आया था कि अगर वो सिंगल ले लेते बेसिकली वहाँ पे तो गेम टाई हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। पर अगर उसमें दिखाया था कि डीआरएस लेकर अगर वो नॉट आउट भी होते, अंपायर का डिसीजन गलत भी होता, तो भी उनका रन काउंट नहीं होता, बिकॉज जैसी अंपायर ने उंगली खड़ी करी बॉल डेड हो गई थी। अच्छा, तो ये अनफॉर्चुनेट रूल्स हैं जो कि अब डीआरएस के ज़माने में चेंज हो जाने चाहिए। आई थिंक जस्ट अनदर सिचुएशन जहाँ पे रूल्स को थोड़ा सा आउटडेटेड दिखाया जा रहा है। ब्रूअर्स अनफॉर्चुनेट का शिकार बन जाते हैं एंड वंस अगेन बैड डिसीजन, बट अब क्या ही कॉल आउट करें। जब थाला बैटिंग करने के लिए आते हैं तो वेरी इंटरेस्टिंगली रजत पाटीदार ने भी पूरा स्टडी करके बैठे हुए हैं, लेग स्पिनर के अगेंस्ट उनका पूरा एक केस बनाया, मैचअप बनाया, सुयश को लेके आए एंड सुयश बोल्ड अ लवली ओवर। वो आई थिंक गेम चेंजिंग ओवर था, बिकॉज जडेजा के भी रन लगने बंद हो गए भाई जब से आयुष मात्रा आउट हुआ। हाँ ये थोड़ा सरप्राइजिंग था भाई। आई थिंक वही बात होती है कि अगर एक तरफ से एक बंदा मार रहा होता है तो फिर आपका भी थोड़ा प्रेशर डिवाइडेड होता है। जैसे ही मात्रा आउट हुए आई थिंक वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जडेजा पे आ गई कि उन्हें करके दिखाना है। वो जडेजा का वही लग रहा है कि मतलब इवन आफ्टर स्कोरिंग 50-70 रन्स वो अश्योरिटी नहीं आ रही थी कहीं से भी। अश्योरिटी नहीं आ रही थी, मतलब जितने भी लोग कहेंगे कि अच्छा नॉक खेला है, हाँ मतलब अगर आप देखोगे स्कोर कार्ड को तो अच्छा नॉक तो खेला ही, उनने एक अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला है। बट मैं वही कहूँगा कि अगर एक आदमी इतनी टाइम तक टिकता है तो इट इज़ हिज जॉब, मतलब नेचुरली बन जाती है कि आपको गेम खत्म करके आना पड़ेगा। दो सुयश ने एक बॉल भी स्लॉट में नहीं दी यार, सारी बॉलें तेज फ्लैट अक्रॉस द बॉडी एंगल करके पिचिंग इट शॉट, काफी स्मार्ट बॉलिंग करी। जो लास्ट ओवर था थाला वर्सेस यश दयाल वंस अगेन, धोनी एंड जडेजा कंप्लीटली फेल्ड इन कन्वर्टिंग द लो फुल टॉसेस, जो कि आसान बॉल नहीं होती है। अभी इसकी हम लोग केकेआर की मैच की में भी मेंशन करेंगे। धोनी ने चीज़ खुद एक्नॉलेज भी करी कि मुझे 1-2 शॉट्स कन्वर्ट करने चाहिए थे। बट फिर जब वो नो बॉल आती है, फुल टॉस के चक्कर में बॉल स्लिप अप होती है एंड नो बॉल हो जाती है, दुबे जो है छक्का मार देते हैं। 3 बॉल पे 6 रन चाहिए थे। आप आखिरी 3 बॉल पे गेम जीतना छोड़ो, आप सिर्फ 3 रन भाग पाए और एक भी बॉल ऐसी नहीं थी कि मतलब अनप्लेबल यॉर्कर टाइप की हो। ये मुझे लगता है कि चेन्नई यहाँ पे ब्लेटेंटली एक्सपोज हुई है, बॉटल करके दिया है। मतलब इस मैच के बाद ये मैंने लाइव में भी बोला था कि इट इज नाउ कंफर्म्ड दैट इस सीजन की सबसे गंदी टीम जो है वो सीएसके है, क्योंकि मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ आरआर कैन बॉटल मैचेस। सीएसके बॉटल होने वाली पोजीशन में ही नहीं पहुंची थी पहली बात तो, एंड आज उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम पोजीशन में आ जाएंगे तो भी हम बॉटल भी कर सकते हैं। तो वो आरआर को एकदम प्रॉपर कॉम्पिटिशन दिया एंड मतलब इस मैच के बाद तो मतलब मेरी कोई होस्ट नहीं है सीएसके से। आई थिंक बाय फार द वर्स्ट टीम ऑफ द सीजन इज सीएसके। मतलब बहुत वहां से गेम जीतना चाहिए था यार, गेम हाथों में था आपके, कोई एक्सक्यूज नहीं है। विराट कोहली ने जो है लड्डू कैच छोड़ा, एक लुंगी गिडी ने कैच छोड़ा। अच्छा कोहली उसके बाद जो है पूरे मैच में बड़ा दुखी से थे भाई, जीतने के बाद भी सेलिब्रेट नहीं करा, ड्रेसिंग रूम में भी दुखी। मैंने सुना कि जब वो रोमारियो शेफर्ड छक्के मार रहे थे तो भी सब सेलिब्रेट कर रहे थे, कोहली नहीं कर रहा था। क्या सीन है? पता नहीं क्या बात है भाई, कुछ लोग कह रहे जो उन्होंने स्टोरी डाली उससे रिलेटेड है।
पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बट बाकी लोग कह रहे हैं कि वो कैच के बाद बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स दैट ही सेट्स फॉर हिमसेल्फ तो वो तो हर मैच में छूटता ऑलमोस्ट, कोहली से, मतलब इन जनरल लोगों से छूट ही रहा होता हाँ है। छूट रहा होता है, पर मतलब कोहली से भी 2 दिन छूटी है पॉइंट भाई। ये है ना कि आई थिंक वो गेम चेंजिंग हो सकता था भाई, अल्टीमेटली अरे गेम तो चेंजिंग जीत वो, तो गए ना। हाँ जीत गए, वो होना चाहिए, बट मतलब एक वो खिलाड़ी जो इतना महान है वो ले रहा होगा ना कि यार मेरे को करना मुझे चाहिए तो था नहीं better। लगता कोहली नेवर कोहली और रोनाल्डो में ही तो फर्क है भाई। प्लस कोहली का एक्चुअली में वो अच्छा ही हुआ कि छूट गया, उसका जडेजा रन नहीं बना, जडेजा वहां पे ही रह गया। चोक करके देते जडेजा ने हाँ। बस। नहीं आई थिंक कोहली इसके चक्कर में, अपने पर्सनल उसके चक्कर में टीम के सेलिब्रेशन तो नहीं रोकेंगे। वो बंदा 0 पर आउट होता तो भी बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा होता यार टीम की हाँ खुशियों में। यही तो अच्छी बात है कोहली की। तो ये बड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे, पता नहीं क्या रीज़न है इसका, बट ऑल एंड ऑल फॉर आरसीबी वंस अगेन टॉप 2 की रेस में लाइव है एंड सिर्फ 3 ही मैच हारे। चेन्नई बद से बदतर होते जा रही है, शायद वर्स्ट सीजन ऑफ ऑल टाइम पुल ऑफ कर सकती है, लेट्स सी। सेकंड मैच में चलते हैं, जो चेन्नई के भाई चल रहे हैं आजकल आरआर, वो केकेआर अगेंस्ट खेलने आए थे। वो भी एक और आजकल अलग ही टीम है केकेआर की, जिस दिन सोच के आती कि जीतना उस दिन तो कोई हरा नहीं सकता, और जिस दिन ठान रखा है कि आज तो चोक करना ही करना है तो कोई दुनिया का बंदा भी नहीं जिता सकता है। या और आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी डिस्कोर्स चल रहा है कप्तानी के ऊपर भी। फाइनली लोगों को रियलाइज़ हो रही है बातें हैं जो हम सीजन के शुरू होने से पहले से बोल रहे थे, तो आज उसकी बातें करेंगे थोड़ी सी। बेसिकली आज पिच का शक्ल काफ़ी बदली हुई लग रही थी यार। हाँ। काफ़ी ड्राई पैचेस, डल पैचेस देखने को मिल रहे थे एंड ऐसा लग रहा था कि विकेट पे रन्स मारने काफ़ी मुश्किल होंगे। एंड ऑनेस्टली बीच में कई सारे फेज में ऐसा हुआ भी है। डोंट गेट डिरेल्ड बाय द फैक्ट कि इस पिच पे 200 के आसपास रन बन गए। ये विकेट वैसी थी नहीं एक्चुअली। मेरे वही विकेट है जो कि सीजन ओपनर में यूज हुई थी, अगेंस्ट आरसीबी भी यही विकेट खेली गई थी, बट शक्ल बहुत बदल गई है, शक्ल बदल गई क्योंकि भाई इतना टाइम हो चुका है, प्लस ड्राई करी गई है, ड्राई करी गई है विकेट अल्टीमेटली। पराग को भी जब हमने देखा, केकेआर ने तो टॉस जीत लिया, उसके बाद बैटिंग ले ली पहले। सही डिसीजन था। रहाणे ने भी वही बोला कि ऐसे विकेट पे वी वांट टू बैट फर्स्ट, क्योंकि हमें नहीं पता सेकंड इनिंग्स में जाते हुए कितनी खराब हो जाएगी विकेट। पराग ऑन दी अदर हैंड आई थिंक उनने मन बनाया नहीं था कुछ, एंड मतलब वो समझे नहीं थे एग्जैक्टली कि पिच कैसे क्या बैटिंग करनी पहले चाहिए या फिर बॉलिंग पहले करनी चाहिए। सो ही वाज क्वाइट हैप्पी टू लूज द टॉस। तो आई थिंक विन विन ही हो गया एक तरीके से। मोइन अली वापस आते हैं, कुणाल कह रहा हूँ, रोमन पॉवल की जगह पर, रमनदीप आते हैं अनुकूल रॉय की जगह पर, या वेंकटेश अय्यर अभी भी खेल रहे हैं भाई। हाँ, क्या ही बोलूँ मैं। प्लस बैटिंग आप फर्स्ट कर रहे थे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हर्षित राणा वाज नॉट स्टार्टिंग इन द टीम, क्योंकि तो फर्क क्या पड़ता है, वो कॉम्बिनेशन तो सेम ही था। वैभव नहीं करते यहाँ से ज़्यादा, और क्या होता। हाँ पर मतलब हर्षित राणा कैन बैट एज वेल ना, मतलब अगर आप नंबर 10 के बैटर के बारे में भी सोच रहे हो तो फिर आप क्या ही कर रहे हो कायदे से। हाँ मतलब बट With इट ऑलवेज 9 हेल्प्स batters। भाई। हाँ मतलब चलो ठीक है, Yeah. वो तो थिन मार्जिन की बात हो गई। आरआर ने बहुत चेंजेस करे थे भाई। राठौर हमारे जो है कुणाल राठौर, वो लोकल नीतीश राणा की जगह आ गए थे, उनको निगल हो रखा है अपेरेंटली। हसरंगा वापस आ गए थे कार्तिक की जगह, और युद्धवीर जो है फारूकी की जगह पर आए थे, Yeah. ताकि फॉरेन का बैलेंस इवन आउट हो जाए। फर्स्ट इनिंग्स में 56 for 1 केकेआर होती है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट। हाँ नारायण जल्दी आउट हो जाते हैं। आर्चर ने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे भाई। क्रेजी भाई। वो पेस पे जो बीट कर रहे थे दिख रहा था क्लियरली। इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर बोथ दी ओपनर्स। युद्धवीर को टारगेट करते हैं नारायण अल्टीमेटली, जो स्लॉट में बॉलिंग होती है। आई थिंक युद्धवीर काफी वन डायमेंशनल बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन देन वो स्मार्टनेस दिखती है। गुड लेंथ के एरिया पे उन्होंने छक्के खाए थे, सेम टप्पे बॉल डालते लेकिन फिंगर्स रोल कर देते हैं, स्लोअर वन। नारायण का बैट पहले ही चल जाता है, बॉल आती नहीं है, डंडों में पड़ती है। तो परफेक्ट प्रिसीजन था एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई वहाँ पे युद्धवीर सिंह ने। बट उसके बाद गुरबाज और रहाणे ने पावर प्ले को 1 सेकंड मोमेंटम कैरी करके दिया। एंड रहाणे का आप कुछ भी कह लो भाई, पावर प्ले में जो बैटिंग करते हैं, लोगों ने जो उनका परसोना बना रखा है और जो एक्सपेक्टेशन है उससे 10 गुना बेटर करके देते हैं इन द पावर प्ले। या पावर प्ले में 100%। बट जैसे ही वो पावर प्ले खत्म होता है उसके बाद हमें दिखता है कि एकदम से वो स्ट्रगल करने लग जाते हैं। मतलब वो स्ट्राइक रोटेशन, चौके आना, छक्के आना थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज पहले मैच में रहाणे ने 50 मारी थी, तब भी हमने कहा था कि इस सीजन में होगा, और उस आरसीबी वाले मैच में भी दिखा था थोड़ा, और वो आज फिर दिखा है। अच्छा, आज मैं इतना नहीं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रेचेस वगैरह पूरे आ रखे हैं और इट इज़ नॉट ईजी टू बैट। तो वहाँ पे आई डोंट नो उस चीज़ का कितना प्ले रहा होगा। तो आई वांट टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, अज्यूमिंग कि काफ़ी टफ रहा होगा। एंड उसके बाद भी जो बैटिंग कर रहे थे, चलो आई रिस्पेक्ट दैट। प्लस इनिंग को एक तरीके से होल्ड अप तो कर ही था बीच में। बट 6 से 10 ओवर के बीच में यार, अब यहाँ पे देखो सर 29 रन आ रहे हैं। और यहाँ पे अब आपको मेरी नहीं सुननी तो ना सुनो, ओवेन मॉर्गन जो आपके जिगरी हैं बहुत सारे केकेआर फैंस के, उन्होंने खुद कॉल आउट करा इस चीज़ को, अलॉन्ग साइड सुनील गावस्कर। मतलब 6 से 15 ओवर के बीच में एक बोलता हूँ भाई कि रघुवंशी और रहाणे दोनों सेम तरीके से बैटिंग एग्जैक्टली।
रहाणे यहाँ पे क्या करने का ट्राई करना समझ में नहीं आ रहा। मतलब रहाणे क्या ट्राई कर रहे थे एंड रघुवंशी भी आई नो एंड में आते आते एंड मतलब एंड में भी नहीं, स्टार्टिंग ऑफ थोड़ा स्लो हो गए थे वो, वंस ही गॉट कंफर्टेबल उसके बाद ही तो यार वही मैं कह रहा हूँ कि लेट्स नॉट गेट डिरेल्ड विद द फैक्ट कि 200 रन बन गए तो पिच आसान है। पिच एक्चुअली में स्पिनर्स को खेलना मुश्किल था इस पिच के ऊपर। रियान पराग जैसा बंदा अगर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हसरंगा थीक्षाना रियान पराग ने टैंडम बॉलिंग करी है 6 से 15 ओवर के बीच में, जो मिडिल फेस था पूरा स्पिनर्स ने फेंका है वहाँ पे, डोमिनेट करा है। रियान पराग वहाँ पे जो है फ्लैट अपने केदार जाधव के एक्शन से अंडर कटर फेंकते हैं जो कि बॉल टर्न नहीं करती है, एंड रहाणे अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं वहाँ पे, विच वन सेकेंड वॉज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज दैट मेंट आज रसल को प्रमोट करा जाता है, ऊपर बैटिंग आती है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी कहूँगा कि रघुवंशी को लोग पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज करते हैं इतना, उस बंदे की स्ट्राइक रेट थ्रू आउट 140-150 प्लस की थी, मतलब आई थिंक वही ऑन दिस विकेट टाइपकास्ट कर दिया है। मतलब उनकी स्टार्ट स्लो हुई थी और अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि उनके सामने रसल जैसा खिलाड़ी खेल रहा है जो कि 200-250 के स्ट्राइक रेट से मारने लगे, इसलिए आपको साथ में कंपैरिजन में देख के लगता है कि अच्छा शायद इनने इतना टेक ऑफ नहीं करा। ये पॉइंट हुआ है 10 से 15 ओवर के फेज में तो लिटरल कैरी जॉब रही है रघुवंशी। हाँ, रहाणे से हार्डली कुछ कंट्रीब्यूशन था और रसल के 8 बॉल पे 2 रन थे जब 15 ओवर खत्म हुए थे, तो इट वाज अ लिटरल कैरी जॉब। यहाँ पे 36 रन आते हैं, वन सेकेंड अंडर स्कोरिंग, बट सिर्फ एक ही बंदा कैरी कर रहा है आपको, दूसरे एंड से रन दोगे तो ये 50-60 भी हो जाएंगे। तो रघुवंशी को क्रिटिसाइज करने का क्या पॉइंट है, मुझे समझ में नहीं आता लोगों का। हाँ, आई थिंक केकेआर फैंस थोड़ा ज्यादा हार्श हो गए इस टाइम पे। फैंस अगर भी वो नहीं पता, एक्सपर्ट्स भी बहुत करते हैं। मैं फैंस को कॉल आउट नहीं करूंगा इस चीज पे, एक्सपर्ट्स का भी एक नोशन बन रखा है भाई। लेट्स नॉट फॉरगेट रहाणे की वजह से रघुवंशी जो नीचे बैटिंग कर रहे हैं। हाँ। रघुवंशी ने खुद कहा आई हैव नेवर बैटेड एट नंबर 4 इन माय होल लाइफ। मतलब बाय द वे जिनको नहीं पता है कि अभी रोहित शर्मा का एज वी ऑल नो बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, ये सीजन कंपैरेटिवली ठीक ठाक जा रहा है इस टाइम पे उनका। रघुवंशी के शायद रन्स जो है रोहित शर्मा से 10-15 रन पीछे हैं इस टाइम पे, वो रोहित शर्मा को आउटस्कोर कर जाएंगे बहुत जल्दी। अगर नीचे बैटिंग मिलती है, इतनी नीचे बैटिंग कई मैच में तो बैटिंग ही नहीं मिली, नंबर 9 पे है बैटिंग नंबर 9 बैटिंग करना है, तो मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा अंडररेट लोग कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है मैच पे, इवन इफ एट द एंड ऑफ द मैच, इवन इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, तो भी आपको पता चल जाएगा कि स्ट्राइक रेट अच्छी है भाई उनकी। आई वॉज ग्लैड कि कॉमेंटेटर्स ने कॉल आउट करा और ओवेन मॉर्गन ने क्योंकि बोल दिया तो केकेआर फैंस का कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। लास्ट 5 ओवर्स में 2, अब यहाँ पे दिस इज कंप्लीटली रसल शो भाई। पहली 8 बॉल पे 2 रन थे, आई थिंक अगले 14-15 बॉलों पे 50 मार दी जो रोमारियो शेफर्ड ने करा था बेसिकली। एंड रघुवंशी यहाँ पे बड़ी स्मार्ट बैटिंग कर रहे थे, ही हार्डली गॉट एनी स्ट्राइक, बट जब भी स्ट्राइक मिली ही मेड श्योर कि ही इज ऑन द अदर एंड, एंड रसल को जितने मैक्सिमाइज करा सकते हो नंबर ऑफ बॉल्स इन एन ओवर वो कराया जाए। तो वहाँ पे बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका। एंड टुवर्ड्स द एंड आते थे जब जरूरत थी कि दोनों एंड से भी पिटाई हो थोड़ी, तो ही ट्राइज टू हिट आउट ऑन आर्चर, 1-2 शॉट्स लगते भी हैं बाकी बॉलर्स को, लेकिन अल्टीमेटली स्काई ऑफ करके एक बॉल पे आउट हो जाते हैं। अच्छा, रसल की अगर हम बातें करें इस इनिंग्स की, यार देखो वंस अगेन वी कैन क्रिटिसाइज ऑल द बॉलर्स की हार्ड लेंथ कम थी, स्लॉट में बहुत बॉलिंग दे दी, छोटी बॉल ज़्यादा डाल दी। रियलिटी ऑफ द मैटर इज रसल का पहला चौका याद करो जो काइंड ऑफ एक फ्रंट फुट जैब मारा था पुल टाइप का, बॉटम से लग के स्क्वायर लेग के पास चौका गया था। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड। एक भी शॉट मिडिल हो नहीं रहा था, बट यही तो है रसल का, द ब्रूट फोर्स दैट ही हैज। वंस ही स्कोर्स अ कपल ऑफ बाउंड्रीज, 2-3 छक्के उसके लग जाते हैं, फिर वो कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो छक्के मिडिल भी होने लग जाते हैं। एंड लेट मी जस्ट से यहाँ पे आकाश मधवाल की तो जो पिटाई जो करी है, आज तो दिन था ही नहीं बंदे। आकाश मधवाल तो थोड़ा डरने लग गया था भाई, वो वाइड डालने लग गया आखिरी ओवर में, तो 3 वाइड लगातार पहले फेंकी थी उसने। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि रियान पराग को पिछले 6 से 15 ओवर के बीच में स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, शुड ही नॉट हैव कंटिन्यूड विद द स्पिनर्स? थीक्षाना से आपने इतना लेट ओवर क्यों करा है? पेसर्स को आप एकदम से ले आते ही मोमेंटम बदला आर्चर के, तुरंत रसल ने जो है अनलीश करना शुरू करा अपने आप। क्या एज अ कैप्टन वहां पे एक ट्रिक मिस कर गए? थोड़ा सा अभी लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखा, मुझे ऐसा लगता है स्पिनर से कंटिन्यू कराना चाहिए था कहीं ना कहीं। मतलब 15 ओवर तक तो हमने देखा है कि यूजुअली कैप्टन्स कराते भी हैं, बट मतलब वी हैव हार्डली सीन कि वो सेम पैटर्न फिर वो डेथ ओवर्स में भी कंटिन्यू करा के रखे। यार पिच और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है ना। अगर वहां पे रसल का विकेट मान लो मिल गया होता तो वेंकटेश अय्यर आते हैं, वो खुद भी फॉर्म में नहीं है। रमनदीप सिंह आते हैं जो कि कुछ मैचेस से पहले खेल ही नहीं रहे थे। तो ऑल ऑफ अ सडन यू आर सीइंग कि पीपल अपार्ट फ्रॉम रिंकू को खुद भी बहुत अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा। पूरी वो टेल और मिडिल ऑर्डर जो कि केकेआर का सपोजिटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए था इस सीजन में, जो कि उनका वीक पॉइंट बन चुका है, वो एक्सपोज हो जाता। तो वहां पे कहीं ना कहीं गोइंग फॉर द किल एज अपोज टू डीलिंग द इनएविटेबल, वो वाली बात आ जाती है। आई थिंक डीलिंग द इनएविटेबल के साइड पे गए रियान पराग।
और जब अल्टीमेटली रघुवंशी आउट होता है और रिंकू सिंह आते हैं, भाई जो दोनों ने मिल के आतंक मचाया वहाँ पे। हाँ मैंने ट्वीट भी करा था, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चेन्नई वर्सेस पंजाब के मैच में मैंने कहा था कि श्रेयस अय्यर ने पथिराना के अगेंस्ट जो बैटिंग करी थी, दैट वाज द बेस्ट बैटिंग डिस्प्ले अगेंस्ट यॉर्कर्स इन दिस IPL। आज रसल और रिंकू ने जो बैटिंग करके दिखाई है डेथ ओवर्स में, इट इज इजीली द बेस्ट बैटिंग डिस्प्ले अगेंस्ट लो फुल टॉसेस इन दिस IPL। ये एग्जैक्ट चीज चेन्नई नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो मैच हारे RCB से। लो फुल टॉस मारना इतना आसान होता नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप रिंकू सिंह का सेकंड लास्ट बॉल पर जो छक्का गया था, हाँ जो लेग साइड में मारा था ना उसने, जो छक्का वो रोप पे लगा था जस्ट जो हाँ जाके, या उसका अगर आप साइड एंगल की फोटो देखना, वो क्रीज के एकदम अंदर खड़ा हुआ है और घुटनों पे बैठ के उसने मारा है वो शॉट। एक तो ऑफ कोर्स रिंकू सिंह की हाइट भी रिलेटिवली छोटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाती है, बट रसल के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ही इज अ टॉल गाय। बॉल के अंडरनीथ आना लो फुल टॉस पे, एक पेसर एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी से बॉल को डिलीवर कर रहा है एट अ हाई पेस, इतना आसान नहीं होता भाई। वहां पे आपकी फिनिशिंग एबिलिटीज टेस्ट होती हैं। और जिस तरीके से इन दोनों ने फिनिशिंग करके दिखाई है, दिस इज प्राइम रिंकू रसल जो हमें देखने को मिला आज। मतलब रसल तो करने लग गए थे, तो उनसे एक्सपेक्टेड भी था कि वो एंड में आते आते कर देंगे, क्योंकि रसल रिंकू ने तो लास्ट पूरा बदल दिया भाई। हाँ मतलब क्योंकि इनिशियली ही टुक अ बिट ऑफ टाइम रसल, जो कि उन्होंने बाद में बोला भी है कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं बाद में आके एक्सीलरेट कर लूंगा। रिंकू ऑन दी अदर हैंड डिड नॉट गेट इनफ टाइम। उनको 6 ही बॉलें मिली हैं टोटल खेलने को, उसमें उन्होंने 19 रन बना दिए, तो वो ज्यादा टाइम मिला भी नहीं उनको, और एग्जैक्टली इम्पैक्ट डाल के वो चले गए अपने गेम पे। सेकंड इनिंग्स पे आते हैं हम यहाँ से। 59 for 2 इन द पावर प्ले, वंस अगेन अ गुड स्टार्ट, बट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये था कि जो इन्फॉर्म बंदे मोस्टली आउट होते हुए जल्दी दिख रहे थे हम लोग को। वैभव सूर्यवंशी स्टुपेंडस कैच बाय जिंके रहाणे, वंस अगेन भाई स्टिचेस के साथ वो कैच पकड़ना, पीछे भागते हुए। मेरे को एक तो रमनदीप सिंह का LSG के अगेंस्ट जो कैच था लास्ट ईयर, मुझे वो याद आया था एकाना पे, बट जो कैच पकड़ा है, अगर वो स्टिचेस ना भी होते, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस टू ग्रैब। स्टिचेस के साथ पकड़ा है भाई, हैट्स ऑफ टू रहाणे। आई थिंक KKR इन जनरल हमने देखा है इस IPL में, हर दूसरी टीम ही हर दूसरे मैच में ही बहुत गंदी परफॉर्मेंस दे रही है फील्डिंग में। KKR ऑन द अदर हैंड ऑन दिस डे आई थिंक एटलीस्ट उनकी फील्डिंग काफी भाई रिंकू ने तो एंड में रिंकू ने तो बचाया है भाई, पिचेस के ऊपर डाई मार मार के वहाँ पे बचाया है। तो इट वाज अ लवली कैच टू स्टार्ट विद। राठौर आते हैं वहाँ पे बैटिंग करने के लिए, लेफ्ट हैंडेड, एंड मोइन अली सामने डाल दिए जाते हैं। एंड आई थिंक वहाँ पे वो ब्रेन फेट था, किरण को समझ में नहीं आता, उससे जस्ट पहले भी आउट होते तो बचे थे। अगेंस्ट द टर्न अगर आप टिल्ला मारने जाओगे, कई बार टॉपर चढ़ने का चांस होता है, स्पेशली अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने फॉलो थ्रू के साथ, तो एग्जैक्टली वही होता है, सेकंड विकेट गिर जाता है। दो रियान पराग एंड जायसवाल ने काफ़ी सॉलिड स्टार्ट दिखाया, और अगर आप नोटिस करोगे तो पावर प्ले में पिटाई मेनली पेसर्स की ही हुई है, हर्षित राणा एंड वैभव अरोड़ा, एंड इट वाज प्राइमरीली डाउन टू द फैक्ट कि जो फील्ड सेटअप आपने लिए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ कॉमेंटेटर्स उस टाइम पे रहाणे के लिए बोली थी कि बेचारा क्या करेगा यहाँ पे। रहाणे को आप कप्तानी के लिए पावर प्ले में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई। उन्होंने बॉलर से पूछ के जो फील्ड चाहिए सब करके दिया है, खुद फील्डिंग टॉप नॉच करी है। वहां पे अगर बॉलर ही अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं करेगा तो उसमें रहाणे कुछ नहीं कर सकता। वैभव अरोड़ा तो स्पेसिफिकली आई थिंक इट वाज अ वेरी ऑफ डे भाई, बहुत ही गंदा दिन गया उनका। डेथ ओवर्स में भी हमने वो चीज़ देखी, और वहां पे रहाणे के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और तो मैं ये चीज़ बोलूंगा कि पराग 2 विकेटें गिर चुकी है, जायसवाल भी फायर कर रहे हैं साथ में, पराग भी आते ही मारना उन्होंने स्टार्ट करा। अरे भाई बड़ा गट्सी चीज़ थी वो, क्योंकि बीइंग द कैप्टन अगर वहाँ पे वो आउट भी हो जाते हैं तो मतलब हमने लास्ट मैच में देखा है जहाँ पे ये लोग 10 रन पर ओवर के हिसाब से चल रहे हैं, बट साथ में साथ विकेटें भी गिरती जा रही हैं इनकी, 5-6 विकेट गिरती जा रही हैं, तो कुछ एंड रिजल्ट कुछ होना नहीं है उसका। they were going for the win, ये अच्छा लगा। पर यहाँ पे पराग ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिस तरीके की हिटिंग करके दिखाई है, इट वाज इनसेन भाई। 6 से 10 ओवर के बीच में आई थिंक यहाँ पे गेम केकर ने किल कर दिया था। केकर को यहाँ से इतना लेट गेम गया, 1 रन से जीतने की शर्म आनी चाहिए। 85 for 5 हो चुके थे, 82 for 5 हो चुके थे आप। मोइन अली ने, जैसा अगर आपको याद हो, पहला मैच जो था, जैसे यशस्वी जायसवाल को स्टेप आउट करते हुए उन्होंने आउट करा था, लॉन्ग ऑन के हाथों में दी थी कैच, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी थी, बस स्टेप आउट नहीं करा उन्होंने। तो वही था, बॉल के अंडरनीथ नहीं आ पाते, अगेंस्ट द टर्न मारने जाते हैं, शॉट हाथों में दे बैठते हैं। एंड वरुण चक्रवर्ती उसके बाद से ही डज द रेस्ट। जिस तरीके से प्रॉपर बैम्बूजल ही कहते हैं उस शब्द को भाई, जो उन्होंने करके दिखाया है अल्टीमेटली, कि आप क्लूलेस हो गए एकदम कि कहाँ से बॉल आ रही है, बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाए। मतलब गुगलीज, ध्रुव जुरैल ने आती कंप्लीटली फेल्स टू रीड द गुगली। आपके मुंह के बगल से बॉल निकलती है एंड टॉप ऑफ ऑफ स्टंप हिट करती है। हसरंगा के तो बैट और पैड में जमीन आसमान का फर्क था। पूरा एक्सप्लॉइट करते थे वरुण चक्रवर्ती, गेम किल ऑफ कर दिया था वहां पर। उसके बाद से हम एक अनकन्वेंशनल फाइट देखना शुरू करते हैं रियान पराग की तरफ से,
और यहाँ से फिर से वो कैप्टेंसी इश्यूज कॉल आउट होने शुरू होंगे। देखो सब बड़ा अच्छा चल रहा है अगर विकेट आ रहे हैं तो ठीक है, स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं, वैभव अरोड़ा ऑल ऑफ अ सडन क्यों आते हैं 12वें ओवर में जब आपके पास रसल जैसे बॉलर हैं। वंस अगेन आपने कसम खा रखी है कि आपको बॉलिंग नहीं करानी है। पहले मैच के जो पॉडकास्ट था उससे हम बोलते जा रहे हैं, बट एटलीस्ट वी हैव बीन ऑनेस्ट टू आवर स्टांस, आई अप्रिशिएट दैट। आई थिंक ऑडियंस भी अब धीरे धीरे समझने लग गई है इस चीज़ को। वो भी अब रेगुलरली एटलीस्ट हमारी लाइव स्ट्रीम्स में कमेंट्स में रेगुलरली लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई रसल से क्यों नहीं बॉलिंग करा रहे हो आप लोग। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट रसल, द चॉइसेस दैट यू मेक फॉर बॉलिंग रोटेशन। वैभव अरोड़ा का उस टाइम पे बॉलिंग करने का सेंस क्या था, वहां से गेम थोड़ा ओपन अप होना शुरू होता है। मोइन अली गेट्स अ थर्ड ओवर। बाय द वे अगर आप लोग को ये लग रहा है कि रसल से बॉलिंग करा तो दी, रसल इट्स वेरी क्लियर टू सी, अगर आप थोड़ा इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, रसल वाज नॉट गोइंग टू बोल टुडे। व्हाई? मोइन अली का जो थर्ड ओवर था जिसमें वो आइकॉनिक 5 छक्के आते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई मोइन अली डिड नॉट गेट अ फोर्थ ओवर। वरना बाय द 15-16th ओवर मोइन अली का कोटा पूरा हो चुका था। इन टैंडम बॉलिंग करा रहे थे उस टाइम पे स्पिनर से, दूसरे एंड से, वैभव अरोड़ा के ऑपोजिट एंड से। बिकॉज मोइन अली का एक और काटना पड़ा वहां पे, तो छठे बॉलों का एक और डालना था, इसीलिए वो 19th ओवर में आते हैं। वहां पे भी कैलकुलेशन बहुत ऑफ था एक्चुअली में, बिकॉज लास्ट ओवर के लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। वैभव से डरवाना पड़ता आपको या तो वो अगर रसल पहले से प्लानिंग में होते तो कैलकुलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय नेचर, बाय एज अ कॉन्सिक्वेंसी ऐसी होती कि रसल हैज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर द लास्ट ओवर एज वेल। वो मिस कैलकुलेशन में बहुत गंदी हुई है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मोइन अली को 5 छक्के पड़ते हैं। ठीक है, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, मैं वन सेकंड नहीं कहना चाहता हूँ, लाइक रसल जो छक्के रियान पराग ने मारे हैं 200% क्रेडिट उसका रियान पराग को जाता है। हाँ एग्जैक्टली। और ये चीज़ अगर आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे हो, ये हमने जीटी वाले मैच ही पॉइंट आउट करी थी जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 100 मारी थी। एंड आते आते गुड लेंथ पे विद द टर्न मिड विकेट के ऊपर जो उसने स्लॉग करे रियान पराग ने एंड में एकदम, जब मैच ऑलमोस्ट किल ऑफ हो चुका था, उसमें 1-2 छक्के लगे भी नहीं थे, कहीं स्काई हो गए थे, लेकिन जितना वो क्लीन स्ट्राइक कर रहे हैं गुड लेंथ से ऑफ स्पिनर्स को, यार आज एग्जैक्टली वही तो दिखाया उन्होंने। मोइन अली ने सब ट्राई कर लिया यार, राउंड द विकेट आके आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने का ट्राई करा, वाइड भी गई उस चक्कर में। ही ट्राइड ऑल द पॉसिबल एंगल्स, ऑल द पॉसिबल लेंस, छोटी बॉल को बैठ के पीछे मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा है। अक्रॉस द बॉडी बॉल आ रही है, जैसे कि रोहित शर्मा को रियान पराग ने आउट करा था पिछले मैच में, सेम बॉल को सामने उसने साइड स्क्रीन पे छक्का मारा है। तो इट वाज सम एब्सर्ड क्लीन लेवल हिटिंग बाय रियान पराग। इसमें तुम मोइन अली को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, क्रेडिट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ रियान पराग को जाता है। मतलब सिंगल हैंडेडली वहां से मैच जो है उसके बाद भी जैसे हिटिंग उन्होंने कंटिन्यू करके दिखाई है। भाई द अब्सर्ड पार्ट फॉर मी वाज नॉट दोस 5 6 जो छठा छक्का उन्होंने लगातार मारा है वरुण चक्रवर्ती को, रिवर्स स्वीप का, कितना क्लीन लगा था भाई वो। ऐसा ना तो कोई लिफ्टिंग नहीं मारा है क्या शॉट, बहुत ही अच्छे टच में थे। एंड प्लस मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि सिंगल हैंडेडली गेम जो है वो आरआर के हाथ में ले आए थे आउट ऑफ नोवेयर यार। एग्जैक्टली एकदम, मतलब यू डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आदमी आके 5 छक्के मार देगा एक ओवर में, 6 छक्के लगातार मार देगा। मैं उससे पहले ये सोच रहा था कि 50-50 रन से जीतना है हम लोग को और रन रेट तगड़ी कर देनी है। उसके बाद तो भाई मैच जीतने के लाले पड़े हुए थे, मार्जिन रन रेट तो छोड़ ही दो। अच्छा, इसके चलते हुआ क्या कि क्योंकि प्रेशर इतना बन गया, रिलीज हो गया रादर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, केकेआर के ऊपर प्रेशर बन गया, तो नाउ यू कैन आल्सो सी ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड नारायण वेरी इजीली, बिकॉज अब उनके ऊपर स्कोर करने का प्रेशर नहीं आता है। एंड सो डेथ ओवर्स में हम लोग बातें करें, यहाँ पे भाई हर्षित राणा ने जो जान बचाई है, फर्स्टली हेटमायर को जो पिच परफेक्ट एकदम मत्थे पे वो जो बाउंसर मारना होता है, परफेक्ट बाउंसर, उसमें उनके ग्लव पे बॉल लगती है, पीछे कॉट बैंड हो जाते हैं वो। भाई वो फ्रॉड है भाई आदमी। मतलब मैं वही कहूँगा कि अगर रियान पराग एक तरफ से गेम जो है वो लेके आ रहे थे तो हेटमायर मतलब एक गेटेड कि अच्छा आपको भी वहाँ पे एकदम ऑल आउट जाने की जरूरत नहीं है, आप टेको विकेट पे ताकि आप एंड तक ले जाओ मैच को। रियान पराग लगे पड़े अपना मारने में, बट एक वो डिसेंट बैटिंग जो होती है ना कि मतलब फिनिश कर सकते थे 126 के स्ट्राइक रेट से आप उनके साथ खेल रहे हो, जहाँ पे पूरा जो आपने प्रेशर है वो डाल दिया रियान पराग पे। कभी ना कभी तो इस बाउंड टू गेट आउट बहुत डिफिकल्ट है कि शायद 100 मार दे बट आउट तो होंगे, ऐसे खेलते रहेंगे तो या तो आप टिकते कि मैं मैच जिता दूंगा एंड में, वो भी आपने नहीं करा। और ये थ्रू आउट द सीजन चलती आ रही है। स्टार्टिंग में आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं होना था, इसलिए आप नीचे आ रहे थे, हासरंगा से भी नीचे आप बैटिंग करने आ रहे थे। अब आपको एक अलग रोल मिला जहाँ पे आपको हिटिंग भी नहीं करनी थी इस मैच में, उसके बाद आप उसमें भी फेल कर गए। तो देयर इज जेन्युइनली, मतलब कभी कभी गंदा भी लगता है भाई कि अगर किसी खिलाड़ी का इतना ज़्यादा गंदा फॉर्म चल रहा होता है, बट यू हैव टू क्रिटिसाइज हिम कि व्हाट एग्जैक्टली इज ही डूइंग राइट नाउ। कुछ ऑफर नहीं कर रहे वो आरआर को। प्लस जो 17th ओवर नारायण ने डाला है भाई, वंस अगेन क्लच मैन, गेम चेंजिंग ओवर, सिर्फ 5 रन दिए उस बंदे ने। उसके चलते हुए ही अगले ओवर में प्रेशर आता है रियान पराग पे स्कोर करने का, बिकॉज रन रेट कीप अप कर रही थी।
एंड हर्षित राणा वंस अगेन गेट्स रियान पराग देयर. दोनों इंपॉर्टेंट बैटर्स को उन्होंने आउट करके दिखाया वहां पे. हाँ, रसल फाइनली गेट्स एन ओवर. क्यों? क्योंकि मैंने वो बताया आपको, मिस कैलकुलेशन वहां पे हुई है. yeah. मोइन अली के चौथे ओवर को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई बचा नहीं था. इट वाज टू लेट टू हैव 2 overs ऑफ रसल. तो ही हैड टू बॉल द 19th ओवर. वहां पे वंस अगेन भाई ये वो यॉर्कर तो वही डाल रहा था लास्ट ओवर में. वैभव अरोड़ा से तो यॉर्कर भूल जाओ, फुल टॉस से भी घुटने के नीचे आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है. इतनी गंदी बॉलिंग मैंने नहीं देखी यार. रसल का जो कॉन्ट्रास्ट था पिछले ओवर का विद वैभव अरोड़ा इन द 20th ओवर, द मैच वाज गॉन भाई. लास्ट बॉल एक्चुअली में जो है प्रॉपर यॉर्कर एक पड़ गई, वरना ये मैच आर लेके जा चुका था. कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वैभव अरोड़ा को आप 19th ओवर दे सकते थे एंड रसल से लास्ट ओवर तो गेम पहले किल ऑफ हो जाता ना. द फैक्ट दैट रसल को 19th ओवर दिया गया, दैट इन इटसेल्फ प्रूव्स हाउ रहाणे ट्रस्ट्स रसल्स डेथ बॉलिंग मोर देन वैभव. हाँ, कि आपने 22 रन छोड़ दिए लास्ट के ओवर. पेनल्टीमेट ओवर हमेशा मेन बॉलर को मिलता है. हाँ, या. तो रहाणे अपनी ही स्ट्रैटेजी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिख रहे कहीं ना कहीं. अब पता मैं कई सारे कमेंट्स देखता हूँ कि रहाणे कैप्टेंसी को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, वेंकटेश अय्यर ने तो रन नहीं मारे, उसको नहीं बोल रहे. पहली बात तो भाई ये लोग पूरा पॉडकास्ट देखते नहीं है. दूसरी बात, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा कि वेंकटेश अय्यर ने रन नहीं मारे तो उसको कॉल आउट नहीं कर गए. हम तो कह रहे टीम ही मदर को. बट मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन है, जैसे बिकॉज यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट रिलेटिवली, यू आर न्यूअर टू द स्पोर्ट. क्या जो रहाणे के ब्लंडर्स हो रहे कप्तानी में वो ऐसे हैं कि जो बंदा जेन्युइनली क्रिकेट फॉलो करता है, डीपली हर मैच देखता है, सिर्फ वही वो पकड़ पा रहा है, या फिर नाउ दे आर एविडेंट इनफ कि एक नॉर्मल इंसान भी देख सकता है? आई थिंक रसल वाला पॉइंट तो इट इज़ क्वाइट क्लियर. जिसने लास्ट सीजन भी फॉलो करा होगा उसे पता ही होगा कितना बड़ा बॉलर रहा है. उसने क्या कितनी 15-16 विकेटें तो ली थी उसने लास्ट सीजन. 16-17 विकेटें कुछ ली थी. तो मतलब एक विकेट टेकर रहा है वो. प्लस इस सीजन भी हमने देखा कि जब भी वो बॉलिंग करने आ रहे थे, बॉलिंग तो वो अच्छी कर ही रहे हैं पर वो विकेटें भी ले रहे हैं आपके लिए. तो आई थिंक ये रसल वाला पॉइंट इट इज जेन्युइनली क्वाइट क्लियर कि उसको ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए. इस मैच में भी मेरे हिसाब से तो बाकी भैया तुम देखो पूरी ऑटो पायलट पे कप्तानी चल ही रही होती है. तो हर पॉडकास्ट में प्रूव हो जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स पहले से दिमाग में बना के आते हैं क्या मैच से पहले, कि मैं यही करूंगा. अगर मैंने ठान रखा कि मुझे इस ओवर में इसी को बॉलिंग देनी तो यही देनी है, चाहे मैच का सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग हो चुका हो. और वहां पे बहुत क्लियरली डेफिशिएंसीज दिख रही हैं यार कप्तानी पे. मुझे आई फाइंड इट रादर फनी कि लोग अभी भी कई लोग जो हैं दे टर्न अ ब्लाइंड आई. परहैप्स या तो गेम को तो डिटेल में देख नहीं रहे, या तो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. पता नहीं क्या है, बट मतलब मुझे लगता है कि लोगों को कॉल आउट करना जरूरी है ये सब चीजें भाई. हाँ, आई थिंक भाई कप्तान है तो कप्तानी ही तो इतना बड़ा रोल होता है. जब आपकी टीम जीतती है अल्टीमेटली ट्रॉफी को, तो उसमें तो आप कॉल आउट करोगे उस चीज. और लास्टली देखो आरआर से तो क्या एक्सपेक्ट करें, सीन खत्म हो चुका है. केकेआर में ये कहूंगा, बाय चांस 1% चांस है कि हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं प्लेऑफ्स के लिए. अगर ये सेंटिमेंट कहीं से आता है ना, दिस विल बी द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी एज अ केकेआर फैन. अगर ये सेंटिमेंट आता है कि देखा रहाणे ने करवा दिया ना क्वालिफाई. भैया ऐसा है, तुम पिछले साल चैंपियन थे, तुमने आईपीएल की हिस्ट्री का मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन प्रोड्यूस करके दिया है. रहाणे को कप्तान बनाने के बाद प्लेऑफ्स आना इज बेयर मिनिमम. ही हैज आपको चैंपियन टीम के 12 में से 9 प्लेयर तो बने बनाए दे दिए हैं. तो आपको तो बस रेप्लिकेट करना है व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो ऐसे में रहाणे को वेंकटेश अय्यर के ऊपर कप्तान बनाने का पॉइंट, जो कि अनसोल्ड गए थे बाय द वे, सिर्फ मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस के नाम पे. बाय द वे उनका एक्सपीरियंस 3rd वर्स्ट एज अ कैप्टन आईपीएल में है, जिनको नहीं पता. तो बेयर मिनिमम है कि आप एक डिफेंडिंग चैंपियन को प्लेऑफ्स तक लेके आओ भाई. अगर प्लेऑफ्स में भी नहीं आना था तो मैं वेंकटेश अय्यर को कप्तान बना देता. तो रहाणे को कप्तान बनाया क्यों है? कि वो ट्रांजिशनरी ईयर में भी हमारी परफॉर्मेंसेस अप टू पार रहे हैं ना. तो प्लेऑफ्स में आके अगर केकेआर फैंस खुश हो जाते हैं ना, तो भाई आपने मीडियोक्रिटी हिट कर दी है. आप समझ जाओ कि आप मैन यूनाइटेड की जगह पे जा रहे हो. मतलब मैन यूनाइटेड, हाँ. और मतलब जो लोग नहीं जानते फुटबॉल को उतना, मैं यही कहूँगा कि भाई केकेआर फैंस या फिर जितने भी ये ट्रॉफी जीते हुए फ्रेंचाइजीज हैं, ये लोग कितना कॉल आउट करते हैं कि डीसी, पंजाब, आरसीबी, ये सब ऐसी टीम्स हैं जो डीसी को देखो इतना उछल रहे थे, पता चला क्वालिफाई भी ना करें. हाँ, पर मतलब ये वो टीम्स होती है ना जो आप कहते हो कि अच्छा ये लोग प्लेऑफ्स में आ गए तो खुश हो रहे हो, ट्रॉफी तो जीते नहीं हो. तो आप तो ट्रॉफी जीते हो भाई, आप पैसा क्यों ऐड कर रहे हो कि आप प्लेऑफ्स में आना बहुत बड़ी बात हो गई. 12 में से 9 प्लेयर सेम है, और अगर आप एज अ डिफेंडिंग चैंपियन टॉप 4 में भी ना पा रहे तो डूब के मर जाओ भाई. अरे क्या एक्सक्यूज है यार. और है तो उसी से कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे? कॉल आउट भी नहीं करना हो और ऐसे कहेंगे कि एहसान जता दिया किसी ने अगर प्लेऑफ्स में पहुंचे. भाई दिस इज द बेयर मिनिमम दैट इज एक्सपेक्टेड. एक बनी बनाई जीती जिताई टीम को हाथ में पकड़ा दी गई, कुछ नहीं करना आपको. मतलब आप केकेआर के कैंप से कम लग रहा हो, अब रहाणे के कैंप से ज्यादा लग रहा हो जब ये बातें करते हो. तो मतलब अगर वेंकटेश अय्यर कप्तान होते या फिर कोई नया कप्तान होता जिसने आज तक कप्तानी नहीं करी, तो मैं कहता कि चलो प्लेऑफ्स तक आ गए,
एक मेगा ऑक्शन के बाद रीबिल्ड करते हुए समझ में आता है। रहाणे और वेंकटेश अय्यर का सोल पर्पस ही यही था कि हम ये ट्रांजिशनरी ईयर्स में भी अपनी परफॉर्मेंस अप टू पार रखें। दैट मीन्स रीचिंग द प्लेऑफ्स भाई। तो इट्स पैथेटिक टू सी व्हाट इज हैपनिंग, जो डिस्कोर्स चल रहा है आगे। होपफुली द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस। मैं बस एक और चीज़ बोलूँगा केकेआर के लिए, वो ये होगी कि पहली बात तो शाउट आउट टू रिंकू सिंह भाई, जो उसने फील्डिंग करके दिखाई स्पेसिफिकली इवन ऑन द लास्ट बॉल, जब वो 2 रन यूजुअली हो ही जाते हैं भाई, ऐसे 9 आउट ऑफ 10 सिचुएशंस में ऐसे सुपर ओवर तक जाता है मैच जब आपको 3 रन चाहिए होते हैं, क्योंकि डबल ले ही लेते लोग। वो पिन पॉइंट थ्रो था, एकदम हाथों में आई थी, इसलिए वो आउट कर पाए। सेकेंडली वेंकटेश अय्यर का इट्स गुड दैट केकेआर हैज टेकन सम कॉल ऑन इट, क्योंकि आपने देखा कि मतलब वो उनको आपने लास्ट मैच में सब आउट करा था इस मैच में। हाँ, मेरा पॉइंट ये अल्टीमेटली कि अगर आप इस बार देखो तो बैटिंग करने भी नहीं आए, नंबर 5 तक पे बैटिंग करने नहीं आए वो। तो ना वाइस कप्तानी क्या बैटिंग के टाइम पे पवेलियन से बैठ के दिखाएंगे? हाँ, वाइस कप्तान तो फील्डिंग के टाइम पे दिखाता है ना, तब फील्डिंग पे बैठा देते उनको, तो वाइस कप्तान बनाया क्यों था? मैं कह रहा हूँ तो अगर आपको ऐसा ही करना है तो फिर वो टीम में फालतू जगह खा रहे हैं। फिर मतलब इसकी जगह पॉवर ले आओ जो कि नीचे आके एक और ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो मनीष पांडे को ले आओ, मनीष पांडे लवनीत सिसोदिया को ले आओ। तो ये सब तो गलतियां दिख ही रही है ना साफ साफ, बट लोगों को कॉल आउट नहीं करना होता। दैट्स एन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। खैर, अब और बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। लेट्स गो टू द थर्ड गेम, पंजाब वर्सेस एलएसजी की बातें करते हैं यहाँ से। एंड धर्मशाला में फाइनली मैच हमें देखने को मिल रहे हैं, परहैप्स द प्रिटीएस्ट ग्राउंड ऑन प्लैनेट अर्थ। यहाँ की जो पिच थी भाई, देखने में कुछ लग रही थी, निकल के कुछ और आई है। द क्लासिक केस ऑफ व्हाई क्रिकेट इज सो अनप्रेडिक्टेबल। पिच में थोड़े से हमें डैम्पनेस देखने को मिल रही थी कुछ एरियाज में, कुछ एरियाज में थोड़े से डार्क स्पॉट्स देखने को मिल रहे थे। घास तो बिल्कुल ही डेड लग रही थी उसके। एंड ऐसे में नेचुरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कुछ स्पॉट से बॉल ग्रिप करेगी, बट अल्टीमेटली जो विकेट निकल के आया, ड्यू भी नहीं पड़ी आज सच कोई। अरे भाई क्या कितनी ट्रू विकेट थी भाई। मतलब डैमनेस एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे बारिश भी हुई है, अंडर द कवर्स थी विकेट, तो फिर सबको लग रहा था कि डैमनेस होगी नेचुरली यहाँ पे। बट एज यू ऑल्सो सेड कि भाई जब बैटिंग करना है तो कुछ और ही लग रही थी विकेट, एकदम चौड़ी लग रही थी। एंड पंत का मैं कह दूंगा उस टाइम पे सही डिसीजन था चेस करने का, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। श्रेयस अय्यर ने भी सेम चीज कही थी कि हम भी चेज ही करते हैं, ऑल्दो रिकॉर्ड ग्राउंड का अलग रहा है, जो टीम पहले बैटिंग करती है वो ज्यादा जीतती है यहाँ पे। बट जो पिच ऑन ऑफर थी, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। पहला मैच यहाँ पे अगर आप खेल रहे हो शॉट्स, तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन। उस टाइम पे मैं ब्लेम नहीं करूंगा पंत को एग्जैक्टली। लाइनअप की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे स्टॉइनिस दोबारा आते हैं सूर्यवंशी हेगड़े की जगह पर। अपेरेंटली कुछ निकल था, इसलिए वो लास्ट मैच में नहीं आए थे। चलो अगर ऐसा है तो, हालांकि आज भी बॉलिंग तो बेकार ही करी है। विजय कुमार विशक आते हैं हरप्रीत बार की जगह पे, जो कि अगेन मतलब काफ़ी ख़राब बॉलिंग रही उनकी आज, उसको भी डिस्कस करेंगे। फॉर एलएसजी वेरी इंटरेस्टिंग चेंज, बिश्नोई की जगह पे आकाश सिंह डेब्यू करते हैं। एंड देखो वन सेकेंड, अगर हरप्रीत और बिश्नोई बाहर बैठे और पेसर्स अंदर आ रहे हैं तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि बॉल एक्चुअली में इतना ग्रिप कर नहीं रही है जितना आप सोच रहे थे। तो फर्स्ट इनिंग्स में 66 for 2 का स्कोर होता है पावर प्ले के अंदर। मयंक भाई क्या बोले, मतलब मयंक यादव का जब से कमबैक हुआ है, मयंक यादव ने 2 ओवर डाले थे पावर प्ले में और 36 रन खाए थे भाई। 3 छक्के लगातार खाए थे इंग्लिश से। एक तो जब से कमबैक हुआ उनकी पेस भी उतनी नहीं आ रही है, 150 145 भी क्लिक करना मुश्किल ही हो रहा है। प्लस यार वो जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल का मतलब होता है 6 से 8 मीटर का, उसमें भी आप टूवर्ड्स 8 मीटर ही बॉलिंग कर रहे हो। मतलब वो बाउंसर और शॉर्ट लेंथ वाली बॉल के उस पर ही आ रहे हो ऑलमोस्ट, उस एज पे आप खेल रहे हो। सामने बैटिंग पे एक ऑस्ट्रेलियन बैटर है यार, उसके बाद श्रेयस अय्यर आ रहा है, वो भी छोटी बॉल से नहीं डरता। रोहित शर्मा को भी बाउंसर फेंकी थी आती, 2 छक्के खाए थे। क्या पॉइंट है? मतलब मुझे लगता है कि एज अ फास्ट बॉलर जो कि 150 की स्पीड पे डालने का पोटेंशियल लगता है, कहीं ना नेचुरली बचपन से थोड़ा सा हिट द डेक बॉलर होते हो, वो आपकी नेचुरल लेंथ बन जाती है। बट आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज वो इंग्लिश ने तो ऐसा लगा था बॉल छूटी नहीं उससे पहले ही रीड कर लिया था कि छोटी आने वाली है, पोजीशन में तैयार थे भाई वो। दैट इज व्हाट यू नो साउथ अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, दीज गाइज डू। बचपन से बाउंसी विकेट्स पे खेलती हैं, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है। आई प्लेड विद साउथ अफ्रीकन्स, मैंने तो ये देखा था ये चीज़ होता है। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पुअर एग्जीक्यूशन था वहाँ पे, आपने रीड नहीं करा कि कौन से बैटर्स आपके सामने हैं। मतलब मयंक यादव का मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियसली बहुत लेट आए हो सीजन में, तो एग्जैक्ट जजमेंट पास करना भी इट इज़ नॉट राइट। बट मतलब स्पेसिफिकली ऐसे टाइप के विकेट्स पे जहाँ पे आपको पता है कि बड़े बड़े स्कोर्स बनने वाले हैं, जहाँ पे बैटर्स को इतनी हेल्प मिल रही है एंड आपको खुद इतनी हेल्प नहीं मिल रही, वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेरिएशंस ट्राई करो।
एंड वो मैं क्या था उससे उतना देखने को नहीं मिला. एंड दिस इज समथिंग जो कि मतलब दैट इज वाई से कि हार्दिक पांड्या हैज इवॉल्व्ड सो मच एज अ बॉलर. ये भी अच्छा पॉइंट है, वेरिएशन भी देखने को नहीं मिला. Yeah. कोई स्लो वंस भी ट्राई नहीं, कटर्स ट्राई नहीं करी बिल्कुल भी. वो वही हिट द डेक हार्ड शॉट ऑन बॉलिंग करते रहे. मतलब हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर इतना इवॉल्व करे हैं वो अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि अब आप जनरली उनसे 4 ओवर डलवा सकते हैं. वो इतने स्मार्ट है कि वो विकेट निकाल के लेके देते हैं. मयंक यादव ऑब्वियसली उतना एक्सपीरियंस नहीं है, नेचुरली जब वो खेलेंगे और तो आ जाएगा, बट मतलब ऐसी विकेट्स पे तो चाहिए ही होता एक्सपेक्टेड है. था. और जिस तरीके से आकाश ने बॉलिंग करी है भाई, प्रियांश आर्य को तुम अच्छा दोनों डिसमिसल्स देखो, जॉश इंग्लिश के और प्रियांश आर्य के, दोनों बॉलिंग की लेंथ देखो एक बार. बोथ वर पिच्ड वे हायर देन व्हाट मयंक यादव वाज डूइंग. मयंक यादव ने भी वो पुल के छक्के खाए वहाँ पे. जिस बॉल पे जॉश इंग्लिश आउट है उस पर पुल ही ट्राई कर रहे थे वो फ्रंट फुट से. बट क्योंकि ऐसी पिचेस पे बाउंस इतना अच्छा आता है ना, तो आप थोड़ा आगे भी पिच करोगे बॉल को, तो उतना शॉर्ट ऑफ लेंथ से भी फिर बंदा जैब मारने के लिए जाता है. या उसमें ज़रा सा भी मिस हिट होता है, फिर शॉट कंप्लीट नहीं होता अगर, तो हाथों में बॉल जाती है. तो एक्चुअली में जिस तरीके से इंग्लिश आउट हुए आकाश सिंह की बॉल पे, उस बॉल में और मयंक यादव जो बॉलिंग कर रहे थे 3-4 इंच का ही फर्क होगा ज़्यादा. बट उतने में लेंथ का इतना फर्क हो जाता है कि जहां आपने बॉल थोड़ी 3-4 इंच और छोटी फेंक दी तो बैटर को एक्स्ट्रा सेकंड मिल गया पोजीशन में आने का. आकाश सिंह ने वो चीज़ नहीं होने दी, उनको विकेट मिल गया. प्रियांश आर्य को तो फ्रंट फुट से स्लाइस मारते उन्होंने कैच देके पीछे. तो मतलब अ डेब्यूटेंट वाज रीडिंग द कंडीशंस बेटर, दैट वाज सरप्राइजिंग. सब लोग ये सोचेंगे कि आकाश सिंह अभी तक कहाँ थे भाई, अभी तक क्यों नहीं लेके आए. चलो एक मैच का हाँ, मैं वही कहूँगा कि जब भी और मैचेस होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा क्वालिटी है. क्योंकि इस मैच में पावर प्ले में उनसे 3 ओवर डलवा दिए थे भाई, और उसमें सिर्फ 20 रन खाए थे. 7वें 8वें ओवर तक उनके 4 ओवर कंप्लीट हो गए. 8 ओवर में 4 ओवर उनके थे. भाई इनकी इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी, खत्म ही करवा दिया उनको. ये भी बिग कॉल था वैसे पंत से. हाँ, या बाय द वे अनदर प्रेडिक्शन दैट वाज बैंग ऑन. एलएसजी का जो टेम्पलेट है वो फाइनली एक्सपोज हो चुका है इस मैच में. आज हो के गया. मैच में तो जितना एक्सपोज हुआ है, 8वां बैटर नहीं था और 6ठा बॉलर नहीं था. आज तो पता है ग्राहम स्वोन कमेंट्री में बोलने लग गया था ये हाफवे थ्रू 10 ओवर के बाद कि इनके पास 6ठा बॉलर नहीं है, इनको शायद डेथ में प्रॉब्लम होगी. अरे मैं 10th ओवर तक आते आते मैं सोच रहा था कि अब्दुल समाद और बदोनी बैटिंग कर रहे हैं, और मैंने ये नोट भी लिखा था कि देख के लग नहीं रहा कि ये लोग भाई इतना बड़ा टारगेट चेस करने वाले हैं. ठीक है, हाँ वो तो इंटेंशन नहीं थी. इंटेंशन नहीं थी, पर क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके बाद तो है ही नहीं. आवेश खान आएगा फिर बैटिंग करने, शार्दुल ठाकुर है नहीं आपके पास, तो आप क्या इंटेंशन दिखाओगे. आवेश खान तो वही हेलमेट तोड़ने के लिए. खैर यहाँ पे प्रभ सिमरन का एक सिटर ड्रॉप होता है, एंड पूरन भाई साहब भाई 2-3 ऐसे लड्डू क्या छोड़ चुके भाई. हैं. पूरन एक्सपोज हो गया थोड़ा. प्रभ सिमरन के ज्यादा रन हो गए उनके पूरन से. हाँ 7th पे आ गए ना वो. पूरन 7th पे आ गया. पूरन और नीचे चला गया, शायद 8th पे आ चुके इस टाइम पे. गिल, बटलर, साई सुदर्शन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सब लोग ऊपर जा चुके हैं. पूरन इतना नीचे आ गए हैं. पूरा प्रॉपर एक्सपोज हुआ है भाई वो उस स्ट्राइक रेट के साथ, एंड वो फॉर्म हो ही नहीं सकता कि 14 मैच तक आपका कंटिन्यू रहे. कोहली को देखो भाई, कोहली है चल रहा है अभी. खैर अगले फेज में 34 रन और आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में. 100 for 2 हो चुकी थी बाय द 10th ओवर पंजाब. और यहाँ पे आई वुड वंस अगेन से श्रेयस अय्यर ने भी आती शॉर्ट बॉल पे जितना कंफर्टेबल वो दिखे आज. अच्छा यहाँ पे मेरी एक और ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक तो आकाश ने जो 4 ओवर डाले सो डाले. प्रिंस और दिग्वेश दे वर रादर डिसेंट इन दिस फेज, यहाँ पे मैं बोलूंगा. बट मैंने एक चीज नोटिस करी पंत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज आप भी देखना, 6 से 15 ओवर के बीच में फॉर मैक्सिमम ओवर्स ऑफ पेसर्स, ओमर जाई को आप थोड़ा बहुत फिर भी एज एन एक्सेप्शन, ओमर जाई कह रहा हूँ सॉरी, प्रिंस को फिर भी थोड़ा एज एन एक्सेप्शन ट्रीट कर सकते हो. मोर ऑफन देन नॉट पेसर्स के ओवर में, इवन मयंक यादव के ओवर में, सामने के फील्डर्स में से एटलीस्ट एक बंदा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ में से एक बंदा सर्कल के अंदर था. कई बॉल पर तो 2 बंदे भी सर्कल के अंदर थे. ये चीज़ मैंने क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा अभी शूट करने से पहले जस्ट हाईलाइट देखी, तभी हमारी शूटिंग 15 मिनट डिले भी हुई है. क्योंकि हाईलाइट में क्या होता है ना, आजकल के टाइम पे हाईलाइट होती है 10 मिनट की, सिर्फ चौके छक्के दिखाते हैं. तो आपको ना क्विक ग्लांस मिल जाता है, रिकैप मिल जाता है कि जिन जिन बॉल पे बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे फील्ड सेटअप क्या था एग्जैक्टली. मैंने वो चीज़ नोटिस करी, वो एक्चुअली में श्रेयस अय्यर को आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें फेंक रहे हो. नाउ डेज ही इज नॉट एट ऑल अनकंफर्टेबल. तो उसके पास इतना टाइम है कि वो देख रहा है मिड विकेट सामने मिड ऑन सर्कल के अंदर है, तो मैं स्क्वायर लेग के ऊपर मारने की जगह पहली पोजीशन में आकर सामने मारूंगा इसको. फील्ड टपा दी, चौका हो गया. फिर एक ना एक गलती तो बॉलर डालेगी स्लॉट में डालने की, तो वो मुंह के नीचे हो तो सामने छक्का वैसे ही मारूंगा ही मैं. इतना आराम से मैनिपुलेट करा. एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या आप फील्ड सेटअप कर रहे हो छोटी बॉल के लिए, बट वो ब्लफ करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो. प्लस बैटर्स हैव सो मच टाइम. ऑल्सो पिच से वही 1 सेकंड, इट वाज अ वेरी ट्रू विकेट. मुझे तो लग रहा था पर्सनली. बॉल जितनी अच्छी आ रही थी,
इट ओनली मेड थिंग्स मच मोर ईजियर फॉर प्रभसिमरन एंड श्रेयस अय्यर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। अगले फेज में भी अगर मैं बातें करूँ, 61 रन यहाँ पे और आते हैं, या और यहाँ पे वंस अगेन फैबुलस बैटिंग बाय प्रभसिमरन, श्रेयस, इवन निहाल वडेरा, जिससे बाद में ब्रीफ आते हैं। कैमियो था उनका, बट हाँ अपना काम करके गए थे वहाँ यार पे। दिग्वेश को तो जो स्टेप आउट कर करके श्रेयस अय्यर ने अगेंस्ट द टर्न सामने छक्के मारे लॉन्ग ऑन के ऊपर से यार, मतलब फुटवर्क देखो उस इंसान का, छोटी बॉल पे भी तैयार है, सामने स्टेप आउट करने को भी तैयार है। ही लुक्स अनस्टॉपेबल। बीच में 2-3 मैच का फेज आया था जहाँ पे थोड़ा रुक गए थे। आई थिंक वो मुल्लानपुर में सबने देखा था, कहा कि अवे मैचेस में उनके रन यहाँ आ रहे हैं, he घर should पे आ do रहे हैं। well. हाँ, पर वही बात है कि अब धर्मशाला उनका घर बन चुका है, एंड यहाँ पे अब जो फाइनल रन ऑफ गेम्स बचे उनके जितने भी, वहाँ पे उनके रन आ सकते हैं। अल्टीमेटली दिग्वेश पे आउट हो जाते हैं वो, Yeah. अगेंस्ट द टर्न मारने जाते हैं, गेट्स कैच आउट। अच्छा, वहाँ पे वंस अगेन अगर मैं आखिरी की 5 ओवर की बातें करूँ, प्रिंस दोबारा कम बैक करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे इशू क्या था कि पेस के जो है अगर आप करवाओगे बॉलिंग कायदे से तो 5 ओवर नहीं बन रहे थे, क्योंकि आपके पास छठा ऑप्शन है नहीं। तो दिग्वेश को एक ना एक ओवर दोबारा डालना ही पड़ता, और उसको पंत यूजुअली डिले करता रहता है 18-19 ओवर तक। वो बहुत रिस्की होता है हमेशा। प्रिंस यादव बॉलिंग करने के लिए आते हैं, पिन पॉइंट यॉर्कर्स डाली थी, निहाल वडेरा को तो बोल्ड मार दिया राउंड द लेग्स, एक बॉल थोड़ी सी स्लॉट में आती छक्का। यही मुझे लगा ना सबसे अच्छी चीज शशांक की उस टाइम पे प्रभसिमरन की, एक एरर क्या आ गया, पूरा ओवर कॉम्पनसेट कर दिया। भाई प्रभसिमरन ने तो इंसेन हिटिंग करी है भाई आज, मतलब यार कुछ ज़्यादा शशांक ही ने अच्छी भी hitting भाई है। वो शशांक जो ने भी यार पीछे स्टेडियम के बाहर मार दिया था, हाँ रूफ पे टर्न करके बजी थी बॉल। या यार क्या क्लीन हिटिंग करी यार एक वो भी था जिसपे वो स्कूप मारने जा रहे थे, हाँ, और अल्टीमेटली जब बैठे वहां पे तो देखा बॉल तो ऑफ स्टंप पे ही आ रही है, तो उन्होंने वहीं पे मनूवर मार कर दिया भाई। उसको। मयंक यादव भी यार वंस अगेन, मतलब इतनी लेंथ बॉल्स अगर आप दे रहे हो यहाँ पे। अच्छा, क्या होता था ना बचपन में जब सिखाया जाता है क्रिकेट, आज से कुछ साल पहले की बातें कर रहा हूँ, तो गुड लेंथ को बोलते थे कि गुड लेंथ मतलब बॉलर्स के लिए, कि देखो गुड लेंथ का मतलब नाम में गुड लिखा हुआ है ना, तो गुड लेंथ पे बॉल डालो, तुम्हारी लिए अच्छी लेंथ है। आज की डेट में उल्टा हो चुका है, गुड लेंथ मतलब गुड फॉर बैटर्स। अच्छा, ये आएंगे, ये छक्का मारेंगे ऑन द राइज यहाँ पर, ऐसी ट्रू विकेट्स के ऊपर। या वहाँ पे मयंक यादव ने एक भी यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं करी, फुल लेंथ की बॉल ट्राई करते हुए दिखी ही नहीं मुझे कहीं। ऑन द अदर हैंड आवेश खान ने तो मतलब पूरी दुनिया जगह पे बॉलिंग कर दी है, छोटी भी डाली है, आउटसाइड ऑस्टम भी डाली है, जो फील्ड लगा रखी है, थर्ड मैन अंदर है, पॉइंट अंदर है, फिर आप आउटसाइड ऑस्टम एक फुल लेंथ की बॉल डाल रहे हो, स्लैश करती टपी के ऊपर। तो बेसिक वो फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग करना वो भी ऑफ था सीन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं। मतलब एंड में आता है, पता मैं यही कहूंगा कि हमने अभी तक ऋषभ पंत एज अ कैप्टन की तारीफ भी करी है, क्योंकि वो इस टीम को जो कि कायदे से इतनी अच्छी थी नहीं कि प्लेऑफ्स के लिए फाइट करे, ये उससे फाइट करवा रहा है वो, एंड वही 5 बॉलर्स को आप ले जा रहे हो और फिर उनसे मतलब डिवाइड कर करके आप रिजल्ट्स ग्राइंड आउट कर रहे हो। बट मतलब अगर हम लोग कायदे से देखें तो ये उनकी चॉइस भी तो रही है कि वो 5 ही बॉलर खिलाएंगे, कि वो 7 ही बैट्समैन रखेंगे। शहबाज खेल सकते हैं तो शहबाज कायदे से खेल सकते हैं अगर आपको अपना वो टेम्पलेट कंप्लीट रखना है। तो ये जैसे हम रहाने को कॉल आउट करते हैं कई बार कि अच्छा ये रसल का आपको पता है ये चीज़ कि वो विकेट टेकर हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो उनको, और ये आपकी खामी है क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन है एंड यू आर विलिंगली नॉट चूजिंग दैट। ये सेम चीज़ काइंड ऑफ पंत भी कर रहे हैं इस टाइम पे। बिल्कुल कर रहे हैं। तो मतलब हम तारीफ भी कर सकते हैं उनकी कि अच्छा वो लिमिटेड रिसोर्सेज से उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है, बट वो लिमिटेड रिसोर्सेज आपने विलिंगली रखी है अपने करें, पास। बिल्कुल सही बात है। एंड वन सेकेंड, मतलब आवेश डिड नॉट हेल्प द केस। एक मैंने मीम देखा कि दैट एक्सीडेंट में हैव डैमेज्ड a couple of parts of his body। ऋषभ पंत कैसे गुस्से में फोटो थी, गुस्से डिसअपॉइंटेड में, बट आवेश खान डैमेज्ड हिज सोल, ऐसे करके था कुछ। बंद फ्रस्ट्रेट हो गए थे भाई, ज्यादा ही हो गए थे नहीं, आज तो। क्योंकि आज दिख रहा था क्लियरली ना कि उन्होंने फील्ड सेटअप कुछ प्लान बना रखे हैं, बॉलर सुन ही नहीं रहे वो चीज़। तो कैप्टन क्या करेगा इसमें, कुछ हद तक ही कर सकता है चीज़ें। या तो वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था क्लियरली। सेकंड इनिंग्स में आते हैं, खैर पावर प्ले में वन सेकंड आई थिंक गेम अर्शदीप सिंह ने खत्म कर दिया भाई। मिचेल मार्श को काइंड ऑफ सेम तरीके से जैसे लास्ट टाइम आउट किया था एलएसजी पे, एकाना पे टॉप एज लगती है, फ्लिक मारने जा रहे थे, ग्रेट कैच बाय निहाल वडेरा। बहुत ऊंचा गया था कैच, मतलब काफी जनरली मुश्किल बहुत आता है। डिफिकल्ट था कैच पकड़ना। प्लस हाई एल्टीट्यूड्स में हवा पतली होती है ना, तो बॉल शिमर ज़्यादा करती है, अच्छा, तो ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्ट करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि पतली हवा है तो बॉल मूव बड़े आसानी से करती है, फ्लोट करती है थोड़ा सा, तो स्विंग कर सकती है बॉल हवा में, ज़्यादा ड्रिफ्ट कर सकती है। इट्स वेरी टफ टू असर्टन, इसीलिए कैच छूटा भी है बाद में, अगर तुम याद हो तो। उसके बाद मार्करम वंस अगेन इनसाइड एज लगती है, अंडर एज लगता है, प्ले डाउन हो जाते हैं। अच्छा, उस टाइम पे बॉल स्विंग काफी कर रही थी भाई, ये भी मतलब अंडर द लाइट्स यहाँ पे बहुत बोला है swing ना कर रही अर्शदीप सिंह ने कि टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया था काफी, तो उसके चलते स्विंग को हेल्प मिल रही थी। उसके चलते हुए इन हाइंडसाइट ऐसा लगता है कि क्या चेस करना, फिर गलत तो नहीं पड़ेगा। बस एक वो कॉल मैं कहूंगा, बट वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे लगता है इतना ज़्यादा। इतनी स्विंग तो एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। अर्शदीप सिंह के बिलियंस पे आती है, जिस तरीके से पूरन को आउट करा है, जो शेप बॉल ने अंदर की तरफ लिया है वो, एंड देन इट निप्स इन ऑल्सो आफ्टर पिचिंग,
एक्चुअली में अगर आप देखो तो पूरन का जो हिटिंग आर्क जो थी, अगर वो बॉल मिडिल ऑफ के पास होती तो वो एकदम रेंज में था उसके. बेसिकली वो बीट इसलिए हुए बिकॉज द बॉल डिविएटेड फ्रॉम दैट एंगल एंड वो एक्चुअली में मिडिल लेग की तरफ चली गई इंस्टेड ऑफ मिडिल ऑफ. उतना स्लाइड डिविएशन में उनके बैट के इनसाइड हाफ से निकल के बॉल पैड पे लग जाती है. रिव्यू भी फालतू का ही था भाई, मुझे लगा क्लियर आउट था, वो जबरदस्ती का रिव्यू ले लिया उन्होंने. मुझे थोड़ा क्लोज था, अंपायर स्कोर हो सकता था चाहते तो. ओके. पर मतलब ठीक है, हाँ अल्टीमेटली तो प्लम भी दिखाया तो ठीक है, क्या ही बोले उसमें. वो इन रियल टाइम पता नहीं चलता ना इतना ज़्यादा. बट अगले 4 ओवर के अगर बातें करें, उमर साहब यहाँ पे आते हैं, पंत और मिलर को सेम तरीके से आउट करते हैं, कट पे स्लैश मारने जा रहे थे, डीप पॉइंट पे आउट हो जाते हैं. मिलर तो चलो आउट हुए, पंत भाई मतलब बॉटम हैंड इतना ज्यादा टाइट था, बैट भी फिसल गया हाथों से. लुक वेरी अगली. हम इन दोनों खिलाड़ियों की बात करें क्योंकि ये वो खिलाड़ी थे जिनने एटलीस्ट 10-15 बॉलें खेली थी, उसके बाद आउट हुए. कहीं से देख के लग रहा था कि वही विकेट है जिस पे पंजाब ने बैटिंग करी है. भाई बिल्कुल ही इतना आउट ऑफ टच आदमी जो है, मतलब बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि शॉट मार सकते. पंत ने एक छक्का मारा भी था सामने, पर देख के लग ही नहीं रहा था कि कभी भी वो उस ग्रूव में है कि वो ये चीज रेप्लिकेट कर सकते हैं. बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म भाई, बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म था. एंड बहुत ही अगली तरीके से वो लगता है जब आउट होते हैं तो. चहल का भी आज दिन नहीं था मेरे ख्याल से, काफी एक्सपेंसिव 2 ओवर्स थे उनके, और उनको लास्ट ओवर डलवाया जाता है. श्रेयस अय्यर ने ट्रस्ट दिखाया एंड बदोनी का विकेट भी आता है. एंड सो थोड़ी सी यहाँ पे बातें करते, देखो और कुछ बातें करने को है नहीं यहाँ पे. Exactly. इट वाज जस्ट द अब्दुल समाद एंड बदोनी शो. जो उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है, विजय कुमार विशक को तो सेटल ही नहीं होने दिया यार. वंस अगेन आई थिंक थोड़ी सी नॉट बॉलिंग टू योर फील्ड विजय कुमार विशक के लिए मैं कहूँगा. नोन फॉर गुड डेथ बॉलिंग. डेथ बॉलिंग का सबसे बड़ा फोटो होता है कि आपने जो फील्ड सेट करी है उसके अकॉर्डिंग आप बॉलिंग करोगे. बट मैंने देखा कैसे थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, डीप पॉइंट भी नहीं है, वो भी शॉर्ट पॉइंट ले रखा है वहाँ पे. फिर भी अगर आप बाउंसर फेंक रहे हो, सीम अप, ये भी नहीं कि कटर फेंक रहे हो जैसे कि सैम करन ने कोहली को आउट करा था. सीम अप फेंक रहे तो प्रोफेसर ने ऊपर से अपर कट मार दिया, मुंह के नीचे बॉल दी, छक्का मार दिया सामने. ऑफ डे था, नहीं पड़ रही थी बॉल प्लान के अकॉर्डिंगली उनकी. बट अब्दुल समाद और बदोनी ने जो हिटिंग भी करी है वो भी मतलब यार इट इज नॉट जस्ट द बॉलर्स फॉल्ट. काफी अच्छी हिटिंग करके दिखाई है बदोनी ने, बैट के स्कूप मारे पीछे. बदोनी के इस टाइम पे इज रहाने हैविंग अ गुड सीजन एज अ बैट्समैन. हाँ, बदोनी का 1 रन कम है उनसे भाई. बदोनी और ने वो नीचे बैटिंग करने के लिए ऑफ लेट आके, जब से उन पे वो डिसीजन एक बार हुआ था, जब उनको हटा दिया गया था, रहाने के 327 रन आई गेस एंड बदोनी के 326 हैं इस टाइम पे. उस डिसीजन के बाद से जब भी वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया, हमेशा उन्होंने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है. और मैं यही कह रहा था कि 10 ओवर के बाद अगर आपके 5 विकेट गिर चुके हैं, आपको पता है नीचे कोई बैट्समैन है नहीं आपका, आपके पावर प्ले के अंदर 38 रन आए, 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन आए. उसके बाद आप देखो हमेशा ग्राफ बढ़ता जा रहा है. आपके पास कोई बैट्समैन नीचे नहीं है, उसके बाद भी आपके अंदर वो हिटिंग एबिलिटी है कि मैं करके दिखाऊंगा और ले जाऊंगा आगे. 10 से 15 ओवर के बीच में 70 रन आए. 70 रन क्रेजी भाई. सिर्फ इन दोनों बंदों ने अकेले करा पुल ऑफ. लास्ट के 5 ओवर में जैनसन कह रहा हूँ, यानसन जो कॉटन बोल्ड कर देते हैं अब्दुल समाद को. सेकंड वही हिट आउट करना तो उसमें कोई चांस था नहीं. बदोनी भी गेव इट हिज ऑल टू द लास्ट ओवर, रिवर्स स्वीप मार के आउट हो जाते हैं. वहां पे नॉट आउट रह सकते थे वैसे तो. क्या ही करते भाई, मतलब हाँ, ट्राई कर रहे थे. मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ. एंड कुछ था नहीं यार, मतलब वहाँ पे सीन, गेम वाज ओवर बाय देन. 5 ओवर जो थे आखिर के डेथ ओवर्स, 5 अलग अलग बॉलर ने करे. श्रेयस अय्यर वाज इन एन एक्सपेरिमेंटेशन मूड एंड ओवरऑल वेरी कमांडिंग विन. पंजाब वापस टॉप 2 में आ गई है भाई. हर मैच के बाद टॉप 2 बदल रहा है भाई. मुझे इस मैच में पंत से ज्यादा फॉर्म में तो आवेश खान लग रहे थे. मतलब चौके छक्के मारे उनने भाई, देख के लग रहा था कि इनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है भाई. अरे उससे ज्यादा था नेस वाडिया और संजीव गोयनका पूरे टाइम साथ में बैठे हुए थे. वो तो संजीव गोयनका का तो पूरा टाइम ऐसे ही बैठे हुए थे. तो वो जब कोई आउट भी हो रहा है ना, पंत वगैरह आउट हो तो भी ऐसे ही ताली बजा नेस वाडिया के साथ. ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या यहाँ पे कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है जिसमें हाँ बोलना ही बोलना है. खैर ओवरऑल आई थिंक एलएसजी का सीजन विल बी गेटिंग ओवर वेरी सून अनफॉर्चुनेटली. पंजाब भाई मतलब डीसी बाहर एंड आई थिंक अब कहीं ना कहीं वो फॉर्म करने लग गया भाई. आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होने वाली हैं. डीसी का क्योंकि मैं खुद भी कह रहा हूँ, नहीं मुझे लगता है अभी नहीं पता चलेगा, ये इस हफ्ते पता चलेगा. अब जब ये एमआई आपस में मिलेंगे और डीसी सब क्लियर होगा. हाँ, इस हफ्ते काफी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपस में मैचेस होने वाले हैं, तो उसका भी देखते हैं. इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट विद दैट. प्रीव्यूज की बातें करते हैं जरा जल्दी से. यहाँ पे एसआरएच वर्सेस डीसी का मैच आने वाला है. क्या बोला जाए भाई, मतलब अगर एसआरएच की बातें करें, वर्चुअली आउट हो चुके हैं, मैथमेटिकली एक चांस है. डीसी ऑन द अदर हैंड, वही जो मेरा फेमस एक कोट है, ट्रॉफीलेस बिहेवियर, वो शुरू हो चुका है अनफॉर्चुनेटली. पहले 4 में 4 मैच जीते थे, उसके बाद 6 में 4 मैच हार चुके हो. अभी आप टॉप 4 से बाहर हो.
फनी पार्ट इज अगर आप एक बहुत बड़े मार्जिन से ये वाला मैच नहीं जीतते तो मैच जीतने के बाद भी आप टॉप 4 से बाहर ही रहोगे। टॉप 4 से बाहर रहोगे ना। आई थिंक मतलब इतने हाई स्टेक्स है इस मैच के डीसी के लिए, क्योंकि दिस इज द ये लास्ट डू और डाई मैच है DC इजी के लिए। ओपोनेंट दैट यू आर गेटिंग, समवॉट इजी ओपोनेंट। इसके बाद पंजाब, MI और GT है ना, पंजाब बहुत टफ GT मैच है इसके या भाई इसके बाद तो वो टॉप कंटेंशन में लड़ रहे हो, अब सारे 4 पॉइंटर्स तीनों टॉप 2 के लिए लड़ रहे हैं वो। तीनों टॉप 2 के लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब ये अगर ये वाला रिजल्ट नहीं निकला आपके फेवर में तो फिर यू आर डूम्ड भाई। बहुत मुझे डिफिकल्ट लगता है अगर ये मैच नहीं जीतती DC तो यहाँ से क्वालिफाई नहीं कर, बहुत डिफिकल्ट है यार, वर्चुअली इम्पॉसिबल है। डोंट बी सरप्राइज अगर 6th भी फिनिश कर जाए तो मैं बस इतना कहूंगा। ओके इट विल बी अ शेम अगर यहाँ से होता है तो। या अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की जल्दी से बातें करूँ, पिछले 5 में से 3 मैच जो है वो दिल्ली जीती है। इस साल भी जो दे प्लेड अर्लियर तो एक ह्यूमिलिएशन ही दिया था दिल्ली ने, वहाँ पे 1 साइड जीते थे, ऑल आउट कर दिया था SRH को। टॉस की अगर मैं बातें करूँ तो हैदराबाद में मैच हो रहा है, आई थिंक टॉस जीत के चेस करो वुड बी बेटर। SRH इज एनीवे स्ट्रगलिंग पहले बैटिंग करते वक्त तो रिसेंटली जो मैच जीते भी हैं, 2 मैच पंजाब से जीते थे और एक SRH उससे CSK से जीते थे, चेस करते हुए जीते थे। तो पहले बैटिंग करके इनको आउटस्कोर कर दो, और अगर SRH की पहले बैटिंग आती है इट शुड नॉट बी अ बिग वरी। प्लेइंग इलेवन में कहूँगा SRH के लिए सेम टीम, वो छठा बॉलिंग ऑप्शन जरूरी है, कमंदू मंडे से खेलना चाहिए है जरूरी। और वैसे ही मतलब आई डोंट थिंक अब कुछ बहुत ज्यादा आप चेंज करने को बचा भी है। एक जो चीज एटलीस्ट आप अपना टेम्पलेट सेट बैठा के बैठोगे तो मैचेस जीतने के तब भी प्रोबेबिलिटी है, वरना वो भी नहीं नेक्स्ट सीजन के चांसेस है। हाँ या बाय द वे SRH के फैंस कहाँ गए भाई, एकदम खत्म हो गया भाई, सन्नाटा हो गया भाई सोशल मीडिया पे। SRH के इवन RR के फैंस टू सम एक्सटेंट, RR के फैंस मुझे फिर भी थोड़े से दिख जाते हाँ, हैं SRH के एकदम ही SRH के तो मैं कुछ कमेंट भी नहीं देखता भाई, या बिल्कुल गायब हो गए। सैड टू सी। उनाटकट एंड कमंदू मंडे फॉर मी दे शुड बी प्लेइंग स्टिल, मेरा कहने का मतलब ये है। नीतीश कुमार रेड्डी को क्या दोबारा नीचे ही बैटिंग फिर? आइडियली तो आई डोंट वांट कि ऐसा हो, बट मतलब अगर पैट कमिंस चाह रहे हैं ऐसा, जो भी कम्युनिकेशन उनके अंदर हुआ है भाई आपस में टीम में जिसके चलते ऐसा हो रहा है, भाई अब क्या ही बचा है सीजन में, आप वैसे ही बाहर हो चुके हो तो माइट एज वेल गिव हिम चांस इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, ताकि वो फॉर्म में आए तो वापस कभी। पर आई डोंट थिंक वो भी होने वाला है। DC के लिए मैं एक चेंज जरूर कहूँगा, नटराजन चमीरा की जगह पे फॉर श्योर आने की ज़रूरत है भाई, मतलब क्योंकि अगर आप अब नहीं लेके आओगे ना तो इसके बाद डायरेक्टली वो टफ रन ऑफ फिक्सचर स्टार्ट हो रहे हैं आपके, और फिर तो प्लेऑफ्स आ जाएंगे अगर आप क्वालिफाई करते हो वहाँ पे तो। ऑल्दो ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि आप आखिरी 3 मैचेस के लिए नटराजन को लेके आ रहे हो। हाँ इंजर्ड थे पहले, अब बीच में काफी लोग बोल रहे थे तुम्हें पता नहीं इंजर्ड है, भाई वो इंजर्ड नहीं है इतने टाइम से, तुम लोग को लगता है वो इंजर्ड बैठा हुआ इतने टाइम से, तो उनको नहीं लाना इज क्वाइट स्ट्रेंज। चमीरा को भी अभी जो 2 मैचेस लाए हैं, आप चाहते तो नटराजन को ला सकते थे। हाँ कायदे से आप ला सकते थे, अभी भी आई डोंट नो ये लोग लेके आएंगे नहीं आएंगे, बट मुझे लगता है अगर अभी नहीं लाए तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस इसके बाद कि आप लेके आओ आखिरी 2-3 मैचेस के। हाँ फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अनफेयर भी हो जाएगा भाई कि आप डायरेक्टली अच्छा आओ पंजाब के अगेंस्ट क्लच करो, GT अगेंस्ट क्लच करो, मुंबई अगेंस्ट क्लच करो, फिर अगर जीत गए तो प्लेऑफ्स में क्लच करो, ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। की बैटल्स की बातें करते हैं, आई थिंक हेड वर्सेस स्टार्क गोज विदाउट सेइंग नाउ। इस बार भी साल में पिछले अभी अर्लियर दिस ईयर भी आउट करके दिखाया था। नीतीश कुमार रेड्डी को मैं कुलदीप यादव के जगह पे देखना चाहता हूँ, कैसे क्या करते हैं वहाँ पे वो विद द टर्न। अगर नंबर 6 पे बैटिंग करने के लिए आएंगे, विल हैव द टास्क ऑफ एक्सेलरेटिंग, फिनिशिंग का भी रोल हो सकता है उनको अगर चेस कर रहे हो तो। कुलदीप यादव हैज़ बीन ऑन हिज ए गेम भाई, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या। एंड गुगलीज जो वो डालते हैं ओवर द विकेट, इट विल नॉट बी एन ईजी चैलेंज फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। प्लस आई वांट टू सी हिम कैसा वो टेस्ट होते हैं वहाँ पर, अच्छा लगेगा। करुण नायर वर्सेस पैट कमिंस, भाई ये भी दोनों मतलब पैट कमिंस ने रिसेंटली 1-2 मैचेस में ठीक करा है, करुण नायर ने भी 1-2 मैच में ठीक करा है, बट ओवरऑल थोड़े ट्रिकी टेरेन्स में है दोनों। हाँ मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि पैट कमिंस का सीजन अच्छा गया, रादर आप यही कहोगे गंदा गया सीजन अल्टीमेटली। 1-2 ब्राइट स्पॉट्स हैं। हाँ तो मतलब देखते हैं कि क्या वो वापस उस चीज़ को रेप्लिकेट कर पाते हैं नहीं कर पाते। जैसे लास्ट मैच में उन्होंने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं खुद को भी ब्लेम करूंगा, मैं थोड़े रन कम खा सकता था, कैच ज़्यादा पकड़ सकते थे, तो देखते हैं यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस आती है उनकी। लास्टली आशुतोष, मुझे लगता है फिर से ज़रूरत पड़ेगी अगर स्पेशली बड़ा टारगेट चेस करना हो तो। नीचे आके थोड़ा टाइम हो गया आशुतोष से भी, हमें कोई क्लच इनिंग्स चाहिए एक। एंड हर्षल पटेल के जगह मैं देखना चाहता हूँ उनको। स्लोअर वंस यूज़ करेंगे वो, अभी रिसेंटली भी ही गॉट बोल्ड ऑन अ स्लोअर वन। देखते किस तरीके से टैकल करते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो कहीं ना कहीं, तो बेसिकली व्हेन द पेस इज टेकन ऑफ द बॉल, कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा उनको हम लोग देखते हैं कि हिटिंग एबिलिटी कम हो जाती है। हाँ लेट्स सी यहाँ पे कर पाते कि नहीं, बट मतलब डू यू थिंक कि ये करुण नायर के लिए, क्योंकि हमने अभी उनकी बात करी, डू यू थिंक दिस कुड बी अ डू और डाई गेम फॉर हिम? क्योंकि
भाई फ्रेजर मैकगर्ग योर रिटेंशन कब तक बाहर रखने वाले हो आप उनको? अब नहीं खिलाएंगे मुझे लगता। पूरे सीजन अब नहीं खिलाएंगे? अगर अभी तक बाहर हो गया होता तो करते एक्सपेरिमेंट, अब तो पॉइंट नहीं है करने का। अब तो दे विल स्टिक मेक टू सेंस। या इस मोमेंट पे अगर फ्रेजर मैकगर्ग को वापस आया तो फिर आप भी बेवकूफ होंगे मेरे ख्याल से तो। ओके अब तो नहीं होगा। ठीक है, प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। आई थिंक डीसी शुड बी विनिंग दिस, एंड मैं यही कहूंगा कि वो स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इस मैच के। SRH वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग डज नॉट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि वो किसी भी टीम के अगेंस्ट जीत पाए अनलेस एंटिल वो CSK RR को फेस कर रहे हो। DC को हम लोग कितना भी कह लें, मतलब अगर हम लोग ओवरऑल टीम्स की बात करेंगे इस IPL में तो वो थोड़े ब्राइटर स्पॉट में ही रहे हैं अल्टीमेटली। मैं तो SRH को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मैच में। सपोर्ट तो मैं भी SRH को कर रहा हूँ भाई। IPL इंटरेस्टिंग हो थोड़ा सा, LSG जीत जाती तो थोड़ा इंटरेस्टिंग और हो जाता है, बट ये अब हाँ। चलो ये तो मैच कम से कम अच्छा हो ताकि टॉप 4 और टॉप 2 की फाइट जो है वो एंड मोमेंट तक बनी रहे। मैं तो ऐसा को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऑल्दो ऑफ कोर्स डीसी हैज द अपर हैंड, बट शायद एक सरप्राइज हमें देखने को मिल जाए। लास्ट मैच में चलते हैं, MIGT। ये मैच में जेन्युइनली बहुत ज्यादा तहे दिल से अवेट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पूरा सीजन फॉलो करा है वो फॉर श्योर ये मैच मिस नहीं करेंगे भाई। मतलब मुंबई इजीली लुकिंग लाइक द स्केरियस्ट टीम ऑन पेपर, एंड गुजरात टाइटंस हैंड्स डाउन द स्मार्टेस्ट टीम ऑन फील्ड हमने देखा है। सुपर सेल्फ अवेयर, नोज टैक्टिक्स, कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना है एक बैटर शॉट होने के बाद भी। गिल ने बहुत अच्छी कप्तानी करके दिखाई है, एंड आशीष नेहरा ऑफ कोर्स बीइंग द टैक्टिशियन दैट ही इज। एट द सेम टाइम मुंबई के जो गैलेक्टिकोज हैं वो सारे के सारे ही हिट करने शुरू हुए हैं भाई। कोई पीछे रही नहीं क्या? मार रहे, मतलब करण शर्मा आ गए तो उनने विकेट ले ली, रोहित शर्मा चल गए, रिकिल्टन चल गए, सूर्य कुमार यादव चल ही रहे हैं, ऑरेंज कैप के लिए लड़ रहे हैं, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा आके जैसे फिनिश कर रहे गेम्स को, लग रहा है भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हाँ है भाई, सारे जितने भी इनके पैतरे थे सब इस टाइम पे पड़ रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 में से 4 बार गुजरात जीती है। इस साल भी जो पहले मैच होता है वो गुजरात ही जीत गई थी अल्टीमेटली, कन्विंसिंगली जीती थी ज़्यादातर। टॉस जीत के आई थिंक वंस अगेन वानखेड़े मैच है, चेस करेंगे रात का मैच है, कोई सवाल नहीं उठता है इसमें। प्लेइंग 11 के लिए मैं बस ये कहूँगा कि मुंबई में अगर सैंडर फिट है, आई थिंक इट इज़ द टाइम टू कम बैक। ऑल्दो कॉर्बिन बॉस ने भी जितना भी खेला है अच्छा करके दिखाया, कुछ गंदा नहीं करा, बट मतलब सैंडर एक लेवल अलग है। प्लस मतलब व्हाई नॉट, हाँ बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, 4 पेसर आपके पास ऑलरेडी है, 5वें पेसर की जरूरत वैसे भी नहीं है। माइट एज वेल स्ट्रेंथन योर स्पिन लाइनअप। तो वहाँ पे करण शर्मा हर मैच में नहीं चलेंगी, यू नीड एन एक्सपीरियंस गाय, प्लस नंबर 8 पे बैटिंग भी अच्छी करते हैं। आई थिंक सैंडर को जितना जल्दी हो सके वापस आना चाहिए, बट द फनी पार्ट इज सैंडर की कमी होने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा कि सैंडर की जरूरत थी। इतना डोमिनेट करके मुंबई पिछले 2 मैच जीती है। इट इज शॉकिंग एंड स्केरी टू सी व्हाट दे आर डूइंग। गुजरात के लिए ऑन द अदर हैंड मैं कहूँगा कि कोटजे को खिलाया था पिछले मैच में, विच मेंट कि राशिद खान नंबर 7 पे आ रहे थे, एक बैटर शॉट थे वो। मुझे लगता है मुंबई की से वो मत करो, ज़्यादा खिलाई मत करो। ये सब करने की जरूरत ही क्या है यार, मतलब रदरफोर्ड को वापस लेके आओ। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप लोग, तो जबरदस्ती में चेंज करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? रदरफोर्ड को कोई अनडिस्क्लोज्ड इंजरी वगैरह तो नहीं है कहीं कि क्या हो गया? रबाडा जैसे क्या हो गया एकदम ऐसा ड्रग्स लेके बैठे होते और यहाँ पे रदरफोर्ड को पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मुझे लगता है रदरफोर्ड को वापस आना चाहिए, स्पेशली आई थिंक इट वुड बी वेरी हैंडी एट द वानखेड़े। जरूरत पड़ेगी पावर हिटिंग की, स्पेशली अगर चेस कर रहे हो तो आप हमेशा टॉप 3 पे रिलाई नहीं कर सकते हो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा वैसी वाइब्स आती हैं गुजरात से। हाँ मुझे भी भाई 2019 की इंडियन टीम से कि टॉप 3 पूरा नॉकआउट्स तक लेके चलेंगे और नॉकआउट के दिन ही आप कहीं फॉल्टर ना। एक दिन की बात है बस, वो भी तक आया नहीं है गुजरात, वो नहीं है, बट वो कभी ना कभी तो आएगा। और आई थिंक यहाँ पे वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। विद रदरफोर्ड इन द टीम परफेक्ट बैलेंस लगता है देखने में, वो इनको करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो की बैटर से मैं बातें करूँ, मैं गिल वर्सेस बोल्ट देखना चाहता हूँ बहुत डेस्परेटली। बोल्ट अगेंस्ट वो क्या करते हैं, नॉट सो मच बुमराह एक्चुअली में। आई डोंट थिंक बुमराह उतना बड़ा थ्रेट है उनके लिए, इतना बड़ा बोल्ट है फॉर सम रीजन। बुमराह को तो फेस वैसे भी इन्होंने कितनी बार कर रखा होगा नेट्स में। बोल्ट स्टार्टिंग में आते ही विकेट लेते हैं, गेटिंग विकेट्स इन द पावर प्ले। तो मतलब सबसे बड़ा ये क्रिप्टोनाइट है भाई, मतलब जीटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो पावर प्ले में विकेट्स लूज नहीं करते। अब मुंबई में बोल्ट ऐसा बंदा जो कि पावर प्ले में विकेट ले ही रहा है। बोल्ट भी लेता है, दीपक चहर को भी मतलब ऐसे रखा है कि आप आके विकेट लोगे, वो भी ले जाते हैं या। तो मतलब मुझे लगता है कि ये अच्छा एक बनेगा मैचअप। एंड गिल ऑफ लेट लोग कह सकते हैं कि ही हैज बीन प्रॉब्ली द बेस्ट बैटर ऑफ जीटी पिछले 2-3 मैचेस में आप रखोगे तो। साई सुदर्शन भी रन कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, बट गिल जिस स्ट्राइक रेट पे मार रहे हैं और जितना अमाउंट ऑफ रन्स मार रहे हैं, दैट हैज बीन डिफरेंट। बट बुमराह को मैं एक्चुअली बटलर के साथ डालना चाहता हूँ। दोनों वन चेंज बॉलर और बैटर होने वाले मोस्ट लाइकली, एंड बटलर भी 17वें-18वें ओवर तक तो खेल ही रहे हैं, फिनिश भी कर रहे हैं कई सारे मैचेस। बुमराह को वो मल्टीपल ओकेजन्स पे फेस कर सकते हैं, एंड
परहैप्स द मोस्ट थ्रेटनिंग बैटर वर्सेस द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर अपनी टीम के। या बहुत मजा आएगा देखने में ये भी। रोहित वर्सेस सिराज वंस अगेन, पहले मैच में भी करा था, बॉल लिप इन करी थी। दैट इज अ वीकनेस ऑफ रोहित शर्मा जो कि एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुई है। लोग उनको छोटी बॉल फेंकते हैं, वो छक्के मारते रहते हैं। सिराज वो गलती नहीं करेंगे शायद। या बस पावर प्ले में रोहित शर्मा ने खुद भी कहा हुआ है कितने इफेक्टिव बॉलर है सिराज, तो देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या पर होता दिखती या नहीं दिखती। लास्टली राशिद खान वर्सेस स्काई। राशिद खान का मुझे लगता है टफेस्ट बैटल होने वाला है। एक बंदा जो बैठ के कहीं की बॉल को स्वीप मार देता है ना, लेग स्पिनर को वैसी परेशानी होती है। एंड राशिद खान हैज नॉट बीन अमंग्स्ट द विकेट्स फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। स्काई विल नॉट मेक इट इजी। मतलब ये मैं स्काई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू बी मतलब जीटी और ये मैच अपने हाथों में लाना है, या फिर अल्टीमेटली वो होता है ना कि भाई एंड में स्काई आके तो मतलब रेगुलरली एक जो स्कोर मेरे को दिख रहा है वो 19 बॉल पे 40 रन तो मैं 2-3 बार देख चुका इस बार उनके इस बार सीजन में। हार्दिक पांड्या भी फॉर दैट मैटर, मतलब स्काई को अगर उन्होंने आउट नहीं करा टाइम से तो फिर वो फंस जाएगी भाई जीटी। बात खत्म है। या प्रेडिक्शन का क्या लग रहा है? ये बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। टॉस को कहेंगे हम लोग कि क्रिटिकल हो सकता है, चेस करेंगे होगा तो है ही वानखेड़े शायद पे। थोड़ी स्लाइट होम एडवांटेज मुंबई के पास हो सकती है। ये दो फैक्टर्स में कह सकता हूँ है। प्लस मतलब मुंबई इंडियंस एक अनरियल फॉर्म में चल रही है, 6 But में से 6 एक जीत मैच के तो आई हारेगी है। यार कभी पॉइंट कभी। वही है कि वो लॉ ऑफ एवरेज आएगा तो एक मैच हारेगी भी, तो कुछ चीज़ें फेवर में भी हैं, कुछ चीज़ अगेंस्ट भी है। आई स्टिल थिंक एंड मतलब भाई मैं ये जीटी फैन से मैं खुद ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ बनी हुई है भाई। जब भी मैं जीटी को देखता हूँ टीम में आते हुए, मुझे लगता है कि किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट आते हुए मुझे लगता है यार ये कहीं कुछ गलत ना पड़ जाए, क्योंकि जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस करा, अगर वो टॉप 3 नहीं चले तो क्या होगा? वो दिन कभी ना कभी तो आएगा, लॉ ऑफ एवरेजेस कभी ना कभी तो हिट होंगे, तो वो दिमाग में खुद ही एक अंडररेटेड टीम बन जाती है जीटी। आई लव जीटी भाई, आई लाइक द वे दे आर प्लेइंग। एंड जीटी अगर ये आईपीएल जीतती है ना, उनकी स्ट्रेंथ भी है ना, लेकिन अगर जीटी आईपीएल जीतती है तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि एक वो डिफरेंट टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ में लेके एक वो ऑल आउट अप्रोच ना रख के उसके बाद भी ये टीम जीत के दिखा रही है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं प्रूव करेगी कि T20 क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग ऑल आउट। अभी भी गेम वो बचा हुआ है, गेम इज नॉट गॉन। तो स्टिल मैं यही कहूँगा कि भाई आई डोंट नो हाउ कोई मुंबई के अगेंस्ट जा सकता है इस टाइम पे। आई वुड से 51-49 टू हाँ, मुंबई। 51-49 टू मुंबई। अगर गुजरात हराती है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हाँ, या बट मुंबई अभी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर। दैट्स हाउ इट इज, बट विल सी क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, इसके हम लाइव स्ट्रीम में डेफिनेटली करेंगे रात को। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या पसंद आया इस पॉडकास्ट से, कुछ नया सीखने को मिला हो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए इस एपिसोड को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।